मुझे सबसे बेटर पता है, साइंस वहीं खत्म होती है जहां थियोलॉजी शुरू होती है। अगले 100 सालों में ह्यूमैनिटी को एस्टेरॉइड इंपैक्ट, रोबोट अवेकनिंग और मशीन्स और मैनकाइंड के बीच फुल स्केल वॉर का सामना करना पड़ेगा। और जब अर्थ फाइनली मरने लगेगी तब खुद गॉड्स एक डिवाइन कैलामिटी अनलीश करेंगे। लेकिन ये सब, हर एक डिजास्टर इसलिए शुरू होता है क्योंकि ह्यूमैनिटी डेस्परेशन में जीन लॉक तोड़ देती है और गॉड्स के फोरबिडन डोमेन तक पहुंच जाती है। मैं अपनी डेस्क से पीछे हटता हूँ और खड़ा होता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, पीठ का दर्द थोड़ा कम करते हुए। ना कोई जीन सिरम, ना कोई एनहांसमेंट, सिर्फ एक नॉर्मल इंसान वाली बॉडी पेन। मैं क्लटर में से इंस्टेंट नूडल्स के 2 पैकेट उठाता हूँ, वापस बैठता हूँ और लैपटॉप खोलता हूँ। स्क्रीन को देखता हूँ, वॉल टू वॉल कोड। मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ। फाइनली खत्म। मैं एक रीइंकार्नेटर हूँ। साल है 2123 और मैं 2250 से वापस आया हूँ। पूरे 127 साल का रीइंकार्नेटर एक्सपीरियंस। मुझे हर मेजर इवेंट पता है जो आने वाला है। 7 साल बाद एस्ट्रॉइड स्ट्राइक, 20 साल बाद डाइंग सन क्राइसिस, 30 साल बाद ग्रेट एग्जिडस के दौरान मशीन लाइफ के अगेंस्ट वॉर और 50 साल बाद इमॉर्टैलिटी प्रोग्राम, 70+ साल बाद मैजिक सिविलाइजेशन इन्वेजन और 127 ईयर्स बाद डिवाइन पनिशमेंट वॉर जब अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ह्यूमैनिटी और गॉड्स के बीच वॉर इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि ह्यूमंस इमॉर्टैलिटी तक पहुंचने की हिम्मत करते हैं, एक ऐसी चीज जिसे सिर्फ डिवाइन टच कर सकते हैं। मुझे ये सब पता है और फिर भी मुझे लॉटरी नंबर्स तक नहीं पता। क्लासिक। फ्यूचर से वापस आया हूँ, मेरा न्यूरल एआई डॉर्मेंट है, मेरे पास खुद को प्रोटेक्ट करने की कोई एबिलिटी नहीं और मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, कोड ग्राइंड करना और अपना पहला रियल पैसा कमाना। जो मैं बना रहा हूँ वो एक ब्राउजर गेम है, छोटा सा, मुश्किल से रियल गेम क्वालिफाई करता है। इसमें सिर्फ 19 लेवल्स हैं और सब बिगिनर फेज के अंदर। लेवल 19 ही कैप है। ये एक फैंटेसी गेम है जिसमें क्लासिक 3 रोल्स हैं, वॉरियर, मेज और हीलर। लेकिन अभी प्लेयर्स को सिर्फ इतना ही दिखाने का प्लान है। तुम सोच रहे हो मतलब लॉग इन करके कैजुअली खेल लोगे? बिल्कुल नहीं। सारे 19 लेवल्स बिगिनर फेज है और 0 स्किल्स है। वॉरियर्स, नाइट्स और असैसिन्स को कम से कम ग्रेट स्वॉर्ड, स्पीयर या डैगर मिलता है, लेकिन मेजेस और हीलर्स वो लिटरली लकड़ी पकड़ के मॉन्स्टर्स को पोक करते घूमते हैं। क्या ऐसा गेम सच में ब्लो अप कर सकता है? मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि इस गेम की दुनिया एक असली मैजिक सिविलाइजेशन पर बेस्ड है जो फ्यूचर में 70+ साल बाद एग्जिस्ट करेगी। हर एनपीसी, हर मेजर इवेंट, सब कुछ सिविलाइजेशन कोर में डॉक्यूमेंटेड है। एक ऐसा डिवाइस जो अर्थ की फ्यूचर टेक्नोलॉजी और मैजिक सिविलाइजेशन के हार्ट को मर्ज करके बनाया गया था। ह्यूमैनिटी इवेंचुअली उस सिविलाइजेशन को अपनी टेक्नोलॉजी फोर्स से हरा देती है, स्टेप बाय स्टेप पीछे ढकेलती है और उसका कोर सीज कर लेती है। मैजिक गॉड के डिवाइन कोर को रॉ मटेरियल बनाकर ह्यूमैनिटी सिविलाइजेशन कोर फॉर्ज करती है, एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस जो ह्यूमैनिटी की लास्ट होप कैरी करता है। डिवाइन कोर को किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ फेथ एनर्जी ही इनफ होती है उसे चार्ज करने के लिए, और चार्ज होते ही उसके अंदर स्टोर्ड सब कुछ अनलॉक हो जाता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन का पूरा साइंटिफिक नॉलेज। डिवाइन पनिशमेंट वॉर के फाइनल मोमेंट में मैं सिविलाइजेशन टावर में इंटर्न की तरह विजिट कर रहा था और बिना किसी वार्निंग के दुनिया खत्म हो गई। ह्यूमैनिटी एक इंस्टेंट में वैनिश हो गई, लेकिन टावर के अंदर का सिविलाइजेशन कोर मेरे बॉडी के साथ फ्यूज हो गया और मुझे 127 साल पास्ट में ले आया। ब्राउजर गेम बनाना एक केयरफुली कैलकुलेटेड मूव है। स्टेप 1, इससे रियल मनी बनाना। स्टेप 2, इसे क्लाइंट गेम में अपग्रेड करना। फिर इमर्सिव वीआर एमएमओ और फाइनली एक फुल वर्चुअल कम्युनिटी। वर्चुअल वर्ल्ड ह्यूमैनिटी की सेकंड वर्ल्ड है। वर्चुअल वर्ल्ड को कंट्रोल करो और तुम बिलियंस लोगों की सेकंड लाइफ कंट्रोल करते हो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास कंपनी रजिस्टर करने तक के पैसे नहीं है। सर्वर्स खरीदना तो दूर की बात है, मेरा एक ही सर्वर है, सेकंड हैंड जंक, जो इतनी बार पैच हुआ है कि मुझे उसका इंटरनल सॉफ्टवेयर स्क्रैच से रीराइट करना पड़ा सिर्फ उसे चलाए रखने के लिए। क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक ब्रोक रीसेंट ग्रेजुएट हूँ जिसकी जॉब रीइंकार्नेट होने से थोड़ी देर पहले एक स्टूपिड आर्ग्यूमेंट की वजह से चली गई थी। जो पैसे मेरे पास बचे हैं वो बिल्कुल इनफ नहीं और किसी से हेल्प मांगना भूल जा। मेरी फैमिली चाहती है कि मैं होम टाउन वापस आ जाऊं, लेकिन मेरा ईगो बहुत बड़ा था। ग्रेजुएशन के बाद मैं बिग सिटी में स्ट्रगल करने पर एडमेंट था। मेरे ओल्ड मैन ने सीधा कह दिया था अगर घर वापस नहीं आया तो भूखा मर सकता हूँ। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि पहले थोड़ा पैसा कमाऊंगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करूंगा, फिर वापस जाऊंगा। वैसे भी मेरे पेरेंट्स स्टील जैसे टफ है, पिछली लाइफ में दोनों 90 क्रॉस कर गए थे। इमॉर्टैलिटी प्रोग्राम का लास्ट फेज पकड़ लिया था, यूथ रिस्टोर कर ली थी और एंड में मेरे ही ग्रेड में आ गए थे। सेम क्लास, सेम स्कूल, इतनी एज में री एजुकेशन। बस मेरे डैड की हॉरिबल पर्सनैलिटी याद करके ही मेरी रूह कांप जाती है। अगर मेरी मॉम किचन नाइफ लेकर रेडी नहीं होती तो कैंपस क्वीन मेरी स्टेप मदर बन जाती। मैं सब कुछ एक बार और चेक करता हूँ, सब परफेक्ट। फाइनल रैप अप स्टार्ट करता हूँ। 2 घंटे बाद मैं पीछे लीन करता हूँ और अचानक मेरे हाथ फ्रीज हो जाते हैं। मेरा फोरहेड सिकुड़ जाता है। ना कोई रजिस्टर्ड कंपनी, ना ऑपरेटिंग लाइसेंस। अगर बिना लाइसेंस पैसे चार्ज किए तो सीधा 2 साल की जेल हो सकती है। फ्री रखो। और वर्स्ट केस में लोग बस इतना कहेंगे कि कोई बंदा अपना गेम शेयर कर रहा है। चाहे चीजें मेसी भी हो जाए, डैमेज लिमिटेड रहेगा और टेक्निकली फ्री हुआ तो भी पैसे कमाने के दूसरे तरीके मिल ही जाएंगे। मैं एडिट करता हूँ, फिर एक क्राउड फंडिंग साइट खोलता हूँ और रजिस्ट्रेशन शुरू करता हूँ। डिटेल्स फिल करता हूँ और प्रोजेक्ट ड्राफ्ट लिखना शुरू करता हूँ। प्रोजेक्ट टाइटल, आई मेड अ गेम। क्राउड फंडिंग गोल $300,000। सर्वर्स खरीदने और कंपनी रजिस्टर करने के लिए। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, एज स्टेटेड, बैकर रिवॉर्ड, नो सर्वर्स नो गेम फॉर यू। मैं पब्लिश बटन
बटन दबा देता हूँ और अप्रूवल का वेट करता हूँ। शंघाई टेक पार्क में लोकेटेड ड्रीम फंड ऑफिस के अंदर कुछ यंग रिव्यूअर्स आधी नींद में बैठे हुए थे। तभी एक नोटिफिकेशन चाइम होती है। उनमें से एक अचानक झटके से उठता है, अपने मुंह पे थप्पड़ मारता है, ग्लासेस पकड़ता है और रिव्यू स्टार्ट करता है। ये बंदा पागल है क्या? वो जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से आसपास के स्लीपी कॉलीग्स भी शॉक हो जाते हैं। उनका बॉस, जो जनरल मैनेजर भी है, ऑलमोस्ट अपनी चाय गिरा देता है। लिटिल जैंग क्या चिल्ला रहा है? बॉस अनॉयड टोन में बोलता है। ये बॉस, मुझे समझ नहीं आ रहा इस बंदे का कैंपेन अप्रूव करूं या नहीं। लिटिल जैंग हकलाते हुए स्क्रीन की तरफ पॉइंट करता है। वो प्रोजेक्ट मुझे दिखाओ। बॉस खड़ा होता है और उसकी तरफ चल देता है। वो एक नजर डालता है और तुरंत फट पड़ता है। ये क्या बकवास है? इस बंदे का दिमाग खराब हो गया क्या? ना कोई रिवॉर्ड्स और सीधा 3 लाख मांगना है सर्वर्स खरीदने और कंपनी स्टार्ट करने के लिए। अगर इस जोकर को 100 बग्स भी मिल गए ना तो मैं हैंड स्टैंड करके मिट्टी खा लूंगा। चलो रिजेक्ट करो इसे। लिटिल सियांग का हाथ रिजेक्ट बटन की तरफ बढ़ता है। रुको, बॉस हाथ उठाता है और फिर ग्रीन करता है। हाँ, अपसर्ड तो है लेकिन अप्रूव कर दो। हमारी साइट पर एक और लिस्टिंग ऐड हो जाएगी। दुनिया को लगेगा हम ओपन माइंडेड है और क्या पता ये रिडिकुलस चीज सच में हिट हो जाए। बॉस, आप जीनियस हो। अभी से चमचागिरी स्टार्ट करूं या लेट हो गया? मेरे अपार्टमेंट में मैं वही देखता हूं जो एक्सपेक्ट किया था। अप्रूव। छोटा प्लेटफॉर्म, स्टैंडर्ड्स नाम की चीज नहीं। मैं लिंक कॉपी करता हूं और सीधा गेम के कोड में पेस्ट कर देता हूं। तुम ग्राइंडिंग एडिक्ट्स जो इतनी मेहनत करके लेवल 9 तक पहुंच गए हो, सरप्राइज, रोड ब्लॉक। सोचा नहीं था ना? आगे खेलना है, रियल एक्सपीरियंस चाहिए तो जाओ और मेरी क्राउड फंडिंग कैंपेन फंड करो। मैं कंफर्म दबाता हूं, पब्लिश करता हूं और उसे रन होने देता हूं। काम खत्म। अब मैं अपना खुद का बनाया हुआ हैकिंग टूल खोलता हूं, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ओपन करता हूं और टारगेट्स ढूंढना स्टार्ट करता हूं। मुझे एड्स चलानी है। सवाल है कैसे? मैं सीधा प्लेटफॉर्म रैंकिंग्स पे जाता हूं, टॉप 2 स्ट्रीमर्स चूज करता हूं। होमवर्क ऑलरेडी कर चुका हूं। पहला है एक गेमिंग स्ट्रीमर जिसका नाम ब्लेज है। यूजुअली लीग ऑफ लेजेंड्स या बैटल रॉयल स्ट्रीम करता है। कभी कभी कैजुअल गेम्स भी ट्राई करता है, लेकिन बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड है और मुंह भी काफी तेज है। हर किसी से फ्लेम वॉर हो जाती है। उसकी स्ट्रीम कभी बोरिंग नहीं होती। ऑडियंस का आधा हिस्सा सिर्फ ड्रामा देखने आता है। दूसरी स्ट्रीमर है विलो। उसका कंटेंट फुल रैंडम है, आउटडोर एडवेंचर्स, गेमिंग, फूड, सिंगिंग, सब कुछ। लेकिन वो बहुत खूबसूरत है और उसकी सॉफ्ट स्वीट वॉइस की वजह से उसकी ऑडियंस मैसिव है। टारगेट्स लॉ। मैं टूल खोलता हूँ, फिंगर्स कीबोर्ड पर उड़ने लगती हैं और परफेक्ट मोमेंट का वेट करता। फाइनली ब्लेज अपने बैटल रॉयल मैच के फाइनल सर्कल में पहुंचता है और क्रिटिकल मोमेंट पर उसकी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। गेम क्रैश। व्हाट अ। ब्लेज गालियों की बारिश कर देता है और जल्दी से दोबारा लॉग इन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका क्लाइंट मेरे द्वारा टैंपर किया गया है। वो वापस लॉग इन नहीं कर पा रहा। ब्लेज पूरा पागल हो जाता है। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। इतनी जल्दी नहीं, मैं फिर कीबोर्ड पर काम करता हूँ। डन। ब्लेज स्ट्रीम बंद करने के लिए माउस तोड़ने लगता है, लेकिन स्ट्रीम क्लोज ही नहीं होती। वो और भी फ्यूरियस हो जाता है। तभी एक फ्लड ऑफ पॉपअप्स उसकी स्क्रीन पर भर जाता है। उनमें से एक मेरा ब्राउजर गेम का लोडिंग स्क्रीन है। वो सब कुछ फ्रैंटिकली क्लोज करता है, लेकिन मेरे वाले तक पहुंचते पहुंचते गेम ऑलरेडी लोड हो चुका होता है। एक क्लियर चाइम बजती है और ब्लेज हल्का सा उछल जाता है। फिर गेम के स्टनिंग विजुअल्स स्क्रीन भर देते हैं। एक बूढ़ा आदमी सामने आता है, सीधा स्क्रीन की तरफ इतनी इंटेंसिटी से देखता हुआ कि ब्लेज को लगता है जैसे वीडियो कॉल चल रही हो। बूढ़ा बोलता है, चाइल्ड, तुम्हारी माँ इतनी भूखी है कि ट्री बार खा रही है। क्या तुम सच में कुछ नहीं करोगे? सीन शिफ्ट होता है। एक जेंटल आंखों वाली मिडिल एज्ड औरत नजर आती है। फटे हुए कपड़े, कमजोर बॉडी, दर्द से भरा चेहरा। वो स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोलती है, मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ। विलेज एल्डर की बात मत सुनो, जाओ अपने सपने चेस करो। ब्लेज का मुंह खुला का खुला रह जाता है। विजुअल्स इतने रियलिस्टिक है कि उसे जेन्युइनली लग रहा है दोनों कैरेक्टर्स सीधा उसकी तरफ देख रहे हैं। मैंने सुना है टाउन से एक मास्टर प्रैक्टिशनर विलेजर्स को टेस्ट करने आया है। अगर तुम उसका ट्रायल पास कर लो तो तुम्हें वेपन मिलेगा। वेपन मिल गया तो हंटिंग कर पाओगे और एक दिन ग्रेट प्रैक्टिशनर बनकर अपनी माँ को कभी सफर नहीं होने दोगे। विलेज एल्डर अपनी पुरानी वेदर्ड वॉइस में बोलता रहता है। अब सिर्फ ब्लेज ही नहीं, पूरा चैट एक्सप्लोड हो जाता है। नो वे, होली क्रैप, ये कौन सा गेम है? इसमें गिल्ड ट्रिप फ्री में मिलता है क्या? ये किसने डिजाइन किया? फिर ब्लेज देखता है कि चैट स्पैम कर रही है कि स्ट्रीम कंटिन्यू करो। ब्लेज, जाओ अपनी मॉम के लिए फूड लाओ, गिफ्ट भेजो और कंटिन्यू करो। ये गेम एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। ब्लेज स्क्रीन को घूरता है, गहरी सांस लेता है और बोलता है, फाइन, मैं खेलता हूँ, लेकिन अगर क्वालिटी डाउन हुई ना तो मैं डेवलपर को जिंदा रोस्ट कर दूंगा। गेम अभी भी डायलॉग चॉइस स्क्रीन पर है। ऑप्शन 1, विलेज एल्डर में ट्रायल लूंगा। ऑप्शन 2, निकल बुढ़े, अपने काम से काम रख। ऑप्शंस देखकर ब्लेज की आंख हड़कती है। ऐसे डायलॉग ऑप्शंस कौन लिखता है? वो पहला ऑप्शन चूज करता है। कैरेक्टर क्रिएशन स्क्रीन पॉपअप होती है। वो मेल सिलेक्ट करता है, नाम लिखता है ब्लेज और उसका जर्नी स्टार्ट हो जाता है और तुरंत ही उसे मैनिपुलेशन का असली टेस्ट मिलता है। तुम बिल्कुल यूजलेस हो। एक सिंपल ट्रायल में इतना टाइम लगा दिया। बस वेपन उठाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती। ब्लेज का चेहरा लाल हो जाता है। ब्लेज, तुम सच में होपलेस हो। तुम बहुत देर से वापस आए। तुम्हारी माँ भूख से मर चुकी। क्या सिर्फ 2 मिनट हुए हैं? वो ऑलरेडी कैसे मर गई? ब्लेज गुस्से में घर की तरफ दौड़ता है। फिर उसकी माँ का गोस्ट अपीयर होता है। ब्लेज, कभी एक इंपीरियल नोबल, एक हाई रैंकिंग मेज मुझे चाहता था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। मुझसे प्रॉमिस करो, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। किसी को भी अपनी माँ को नीचा दिखाने मत देना। कोई तुम्हें नीचा क्यों दिखाएगा? ब्लेज जेन्युइनली हर्ट हो जाता है। गोस्ट धीरे धीरे फेड हो जाता है। तभी एक मिस्टीरियस फिगर अपीयर होता है। मुझे पता था तुम वर्थलेस हो। तुम्हारी अपनी माँ भी तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन अब मैं सही प्रूव हो गया ना। तुम्हें लगता है मैं उसे एक्चुअली पसंद करता था। मैं तुम दोनों को नीचा समझता हूँ। बस अफसोस की बात यह है कि अब वो लेजेंडरी चीज शायद हमेशा के लिए खो गई। तू है कौन और यहाँ से आया कहाँ से? फिगर वैनिश हो जाता है। ब्लेज अभी भी गुस्से में जल रहा होता है। तभी एक गेम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। रेयर
डिस्कवरी। अपनी माँ के बेड के नीचे उसे एक स्क्रोल मिलता है, ब्लेसिंग ऑफ द मैजिक गॉड। कांग्रेचुलेशंस, आपको डिवाइन ब्लेसिंग स्क्रोल मिला है, यूज करो। ऑब्वियसली ब्लेज बिना हेजिटेट किए क्लिक करता है। सारे स्टार्टिंग स्टैट्स जो 11 थे सीधा 111 बन जाते हैं। होली क्रैप, 10 टाइम्स बूस्ट। फिर मास्टर प्रैक्टिशनर अपीयर होता है। मैंने तुम्हें गलत जज किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वंस इन अ जनरेशन जीनियस निकलोगे। ये बेसिक ट्रेनिंग मैनुअल लो, जब लेवल 10 पहुंच जाओ टाउन आ जाना, मैं पर्सनली तुम्हें हर प्रैक्टिशनर से मिलवाऊंगा, जो चाहो सीखना। ब्लेज स्पीचलेस हो जाता है। वो मैनुअल खोलता है, नई स्क्रीन अपीयर होती है। प्लीज चूज बेसिक की कल्टिवेशन मेथड या बेसिक मैजिक मेडिटेशन। वो की चूज करता है, डन। वो इंस्टेंटली 3 लेवल्स गेन कर लेता है। विलेज एल्डर फिर वाइड आइड एक्सप्रेशन के साथ सामने आ जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ब्लेज तुम जीनियस हो। ब्लेज जोर से हंस पड़ता है। इतनी फ्रस्ट्रेशन के बाद फाइनली चीजें उसके फेवर में जा रही थी। विलेज एल्डर फिर बोलता है, विलेज के बाहर लो लेवल मॉन्स्टर्स है, कभी कभी वो मैना कोर्स ड्रॉप करते हैं। मैना कोर्स अब्सॉर्ब करने से तुम्हारा ची बढ़ता है। मेडिटेशन से भी ग्राइंड करते रहो ब्लेज। एक दिन जब तुम ग्रेट इंपीरियल फिवल बन जाओगे तब तुम डिवाइन कोर्ट के हाई प्रीस्ट से रेजरेक्शन रिचुअल कास्ट करवा सकते हो। शायद तुम्हारी माँ को वापस लाने का चांस हो। ब्लेज ब्लिंक करता है, रुको, एनपीसीज रेजरेक्ट हो सकते हैं? ये सीरियसली पॉसिबल है? ये गेम पागल है, बिल्कुल इंसेन। ब्लेज लिंक ड्रॉप करो, मुझे भी खेलना है। लिंक लिंक लिंक। चैट पूरा एक्सप्लोड हो जाता है। ब्लेज हंसते हुए स्ट्रीम एंड करना भूल जाता है। वो लिंक पेस्ट करता है, चलो सब लोग मॉम को बचाने चलते हैं। मैं अपनी चिन रब करता हूँ और विलो की स्ट्रीम खोलता हूँ। गेम्स में एक हुक सिर्फ लिमिटेड डिस्टेंस तक ही लेके जा सकता है। फीमेल स्ट्रीमर ऑडियंस को बार बार वापस लाती है। मैं विलो पर भी वही ट्रिक यूज करता हूँ, लेकिन उसका रिएक्शन ब्लेज से बिल्कुल अलग होता है। ना रेज ना गाली, हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी लाइन उसकी आंखों में आंसू ले आती है। फिर शॉकिंग रिवर्सल उसे कंप्लीटली फ्लश्ड कर देता है और वो चुपचाप फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ ग्राइंड करने लगती है। मैं अपनी माँ को रेजरेक्ट करूंगी, वो धीरे से फियर्सली विस्पर करती है। मेरे अपार्टमेंट में मैं सर्वर चेक करता हूँ, 273 प्लेयर्स ऑनलाइन। बुरा नहीं, जल्दी ही फुल हो जाएगा। ये तो सिर्फ बिगिनिंग है और ये ट्रिक्स आने वाली चीजों के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। मैं गेम को साइड में रखता हूँ और फिर कोडिंग में लग जाता हूँ। एमेचर काम अभी भी एमेचर ही है। मेरे प्लान में सर्वर अपग्रेड होते ही ये फुल क्लाइंट गेम बन जाएगा। इसी में मेरे लगातार 3 दिन निकल जाते हैं और मीनवाइल मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि गेम के अंदर क्या हो रहा है। सर्वर्स इतना हार्ड लैग कर रहे हैं कि हर स्टेप फ्रीज हो जाता है। खेलना पेनफुल है, फिर भी क्विट करना इम्पॉसिबल लगता है। 3 दिन का लैग और अभी तक कोई फिक्स नहीं। प्लेयर्स गेस करते हैं कि डेवलपर ब्रोक है, इनफ सर्वर्स नहीं है, लेकिन 3 दिन नॉन स्टॉप ग्राइंड करने के बाद भी हाईएस्ट लेवल सिर्फ ग्राइंड क्वीन विलो का है और वो भी बस लेवल 9 तक पहुंची है और उसके बाद भी उसका एक्सपीरियंस बार फुल नहीं हुआ। आधे घंटे बाद विलो डार्क सर्कल्स और एग्जॉशन के साथ अचानक एक्साइटेड हो जाती है। गाइस, मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट फुल है, बस एक और मैना कोर और मैं लेवल 10 हिट कर लूंगी। फाइनली स्टार्टर विलेज से बाहर निकलकर टाउन में प्रैक्टिशनर बन पाऊंगी। ये बोलते वक्त एक्साइटमेंट में उसकी वॉइस क्रैक हो जाती है, आंसू बाहर आने वाले होते हैं। चैट डेटोनेट हो जाता है। मैजिक वर्ल्ड में स्टार्टर विलेज लीव करने वाली पहली प्लेयर अब पैदा होने वाली है। अनडिस्प्यूटेड ग्राइंड क्वीन, मैजिक वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर। सच कहूं तो मैं भी क्यूरियस हूँ। स्टार्टर विलेज एक रियल विलेज को प्रोपोर्शनली श्रिंक करके बनाया गया था। टाउन तो उससे काफी बड़ा होना चाहिए। ट्रुथ का मोमेंट आ गया। कांग्रेचुलेशंस, आपका एक्सपीरियंस बार फुल हो गया है। अनफॉर्चुनेटली एक्सपेंशन अभी अनलॉक नहीं हुआ। लेवल अप अनअवेलेबल। विलो स्क्रीन पर आए पॉपअप को देखकर फ्रीज हो जाती है। चैट 1 सेकंड के लिए डेड साइलेंट हो जाता है, फिर पूरा ब्लास्ट हो जाता है। मैक्स लेवल, ये गेम लेवल 9 पर कैप होता है। टाउन में प्रैक्टिशनर मेरा वेट नहीं कर रहा था। मैं मैक्स लेवल हिट कर चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ? इस वक्त विलो से ज्यादा कोई सफर नहीं कर रहा। 3 दिन और 3 रात नॉन स्टॉप ग्राइंड करने के बाद उसे ये मिला। वो खुद को रोक नहीं पाती, रोना निकल जाता है। वो तुरंत व्यूअर्स से अपोलोजाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर स्क्रीन पर आए नए पॉपअप पर पड़ती है। कांग्रेचुलेशंस, आप एंड तक पहुंच गए। जो भी प्लेयर इतना आगे तक आया है वो सच में इस गेम से प्यार करता है। डेवलपर होने के नाते मेरे पास रिटर्न में देने लायक कुछ नहीं। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। नीचे दिए गए लिंक को ओपन करें और अपनी परफॉर्मेंस शुरू करें। पॉपअप में और कुछ नहीं था, बस नीचे एक लिंक। विलो क्लिक करती है, चैट फिर एक्सप्लोड हो जाता है। नो वे, क्राउड फंडिंग पेज। ये क्या है? ये तो सेव मॉम क्राउड फंडिंग मिशन निकला। विलो खुद भी कंप्लीटली स्टन्ड है। हमने उसे गलत जज किया। इस गेम के पीछे कभी कोई कंपनी थी ही नहीं, कभी फंडिंग ही नहीं थी, इसीलिए गेम इतना लैग करता है। विलो बिना हेजिटेट किए ड्रीम फंड अकाउंट बनाती है, डिटेल्स फिल करती है और सीधा 10,000 डोनेट कर देती है। कम ऑन गाइस, तुम्हें नहीं लगता ये गेम वर्थ इट है? चलो सपोर्ट करते हैं। मेरी तरफ से 50, 100, 200 और 50 और 100। लेट्स गो। बात ब्लेज की स्ट्रीम तक पहुंचती है। वो बिना कुछ बोले अपनी ऑडियंस को रैली करता है और सब मूव करते हैं। 3 लाख का गोल आधे घंटे से भी कम टाइम में हिट हो जाता है। कैंपेन सक्सेसफुल। बॉस, अब तो अपनी बात खानी पड़ेगी। ड्रीम फंड के छोटे से क्रैम्ड ऑफिस में लिटिल जैंग टोटल देखकर आंखें रगड़ता है और शॉक में चीख पड़ता है। क्या बोला तुमने? बॉस मग पकड़ लेता है जैसे फिजिकली लिटिल जैंग से लड़ने वाला हो। सिर्फ इसलिए मत सोचना कि मेरी कंपनी छोटी है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। लिटिल जैंग तुरंत पीछे हट जाता है। फोरहेड पर कोल्ड स्वेट आ जाता है। उसी वक्त एक और एम्प्लॉई शॉक में चिल्लाता है, बॉस आज 20,000 से ज्यादा नए यूजर्स रजिस्टर हुए हैं और सबने कैंपेन बैक किया है। और याद है 3 दिन पहले आपने बोला था अगर इस बंदे ने $100 भी लेस किए तो आप मिट्टी खाओगे। उसने 900,000 रेस कर दिए। 900,000, जरूरत से भी ज्यादा। मैं कोडिंग की लास्ट लाइन फिनिश करता हूँ, तभी नंबर देखता हूँ और मेरी आंखें चमक उठती हैं। मैं ड्रीम फंड को कॉल करता हूँ। छोटा प्लेटफॉर्म है लेकिन सर्विस सॉलिड है। एक कॉल के बाद कैंपेन क्लोज हो जाता है। वो अपनी फी डिडक्ट करते हैं और बाकी पैसे सीधा मुझे ट्रांसफर कर देते हैं। मैं बिना टाइम वेस्ट किए शॉपिंग स्प्री पर निकल पड़ता हूँ। मटीरियल, सर्वर्स, सब कुछ। ऑनेस्टली इस एरा के सर्वर्स मेरे स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है, लेकिन फिर भी मैं एक लोकल ऑनलाइन स्टोर ढूंढ लेता हूँ और डील सेट कर लेता हूँ। शाम तक डिलीवरी मेरे डोर पर होती है। मैं उन्हें अनबॉक्स नहीं करता, सीधा तोड़ देता हूँ। मटीरियल्स और कंपोनेंट्स पकड़ता हूँ और सोल्डरिंग स्टार्ट करके सर्वर
सर्वर हार्डवेयर को अंदर से रीबिल्ड करना शुरू कर देता हूँ। 5 घंटे बाद हार्डवेयर कंप्लीट। फिर मैं इंटरनल सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स रीराइट करता हूँ। जब सब फाइनली फिनिश होता है तब रात के 11 बज चुके होते हैं। खाने का भी टाइम नहीं। मैं क्लाइंट गेम फाइल्स ट्रांसफर करता हूँ, खुद एक कॉपी डाउनलोड करता हूँ और टेस्टिंग रन करता हूँ। टेस्टिंग कंप्लीट। मैं फाइनली एक गहरी सांस लेता हूँ। अगला स्टेप, डेडिकेटेड डेटा लाइन। गेम लैग क्यों कर रहा था? सिर्फ सर्वर्स की वजह से नहीं, कनेक्शन खुद प्रॉब्लम है। लेकिन इस एरा में डेडिकेटेड लाइन सस्ती नहीं होगी। मैं टेलीकॉम कंपनी को कॉल करता हूँ और रेट्स पूछता हूँ। मैं चुप हो जाता हूँ। मिनिमम पैकेज ही 3000 पर मंथ से स्टार्ट होता है और उसके ऊपर एप्लीकेशन फीस, मटेरियल फीस, इंस्टॉलेशन फीस, टोटल मिलाकर 10,000 से भी ज्यादा। और गेम कंपनी के लिए मुझे हाई स्पीड चाहिए, जितनी हाई हो उतनी बेटर। रिप्रेजेंटेटिव मुझे उस टीयर के लिए 4,80,000 पर मंथ कोट करता है और क्योंकि मैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हूँ वो इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। फाइन, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। अभी के लिए तुम जीत गए टेलीकॉम, लेकिन एक दिन मैं ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो तुम्हें मार्केट से उड़ा देगी। सर्वर्स का टोटल अराउंड 2,50,000 आता है। मेरे पास अभी भी लगभग 7 लाख बचे हुए हैं। मैं मूविंग कंपनी को कॉल करता हूँ और एक विला रेंट पर ले लेता हूँ। देखने तक नहीं जा, 70,000 पर मंथ डिपॉजिट और फर्स्ट मंथ अप फ्रंट पे करता हूँ। टोटल 3,50,000। फिर टेलीकॉम कंपनी को कॉल करता हूँ। अगली सुबह वो सरप्राइजिंगली फास्ट काम करते हैं। लाइंस बिछाई जाती हैं और डेडिकेटेड कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। सर्वर्स इंस्टॉल होते हैं, गेम डेटा ट्रांसफर होता है, सब कुछ एग्जैक्टली नून तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं अभी न्यू सर्वर लॉन्च नहीं करता। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए एक अपडेट पोस्ट करता हूँ और फिर लाइसेंसेस अप्लाई करने के पेपर वर्क ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करता हूँ। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि गेम कंपनी को एग्जैक्टली कौन कौन से लाइसेंसेस चाहिए। मैं पूरा क्लूलेस हूँ। मैं रिमेनिंग फंड्स चेक करता हूँ, बस 3 लाख से थोड़ा ज्यादा बचा है। मैं सीधा एक जॉब साइट पे जाता हूँ और रेज्यूमे स्कैन करना स्टार्ट करता हूँ। आधे घंटे बाद एक प्रोफाइल मेरी नजर पकड़ लेती है। विक्टर लू, एज 40, मल्टीपल टेक कंपनीज में फॉर्मर मैनेजर। जनरल मैनेजर नहीं था, लेकिन पेपर पर ही बंदा केपेबल लग रहा था। लेकिन प्रोफाइल के नीचे कमेंट्स में लिखा था कि उसे फायर कर दिया गया, अब डेस्परेट होकर जॉब हंट कर रहा है। परफेक्ट। मैं आंखें नैरो करता हूँ, फोन उठाता हूँ और कॉल लगा देता हूँ। आधे घंटे बाद एक आदमी विला के अंदर एंटर करता है। बहुत सीरियस फेस, बिल्कुल स्टोन फेस, एकदम प्रोफेशनल मैनेजर वाइब्स। हम दोनों को इंस्टेंट म्यूचुअल डिसलाइक फील होती है। मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ ये बंदा कितना अपटाइट लग रहा है। शायद सबके साथ ऐसा ही होगा। विक्टर मुझे देखकर सोचता है ये बच्चा पूरा स्लैकर लगता है, पक्का कोई रिच सेकंड जेन होगा जो एंटरप्रेन्योर बनने का ड्रामा कर रहा है। मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। हेलो विक्टर लू, मैंने आपका बैकग्राउंड देख लिया है, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। आप दूसरों के काम में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं क्या? विक्टर पूरा कंफ्यूज हो जाता है। वो हेड शेक करता है। कंपनी सेटअप करना, रजिस्ट्रेशन हैंडल करना, लाइसेंसेस अप्लाई करना, ये सब कर सकते हो? मैं फिर पूछता हूँ, ठीक है, तुम काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो, मतलब यस, तुम हायर्ड हो। मैं हाथ हिलाकर उसे डिसमिस करता हूँ और सर्वर रूम की तरफ मुड़ जाता हूँ। विक्टर रियलिटी में वापस आता है और जल्दी से मेरे पीछे आता है। बॉस, मतलब क्या हमने सैलरी या और कुछ डिस्कस ही नहीं किया? मेरे लिए इतना इनफ है। विक्टर कसम खा सकता है कि ये उसकी लाइफ का इजीएस्ट जॉब इंटरव्यू था, लेकिन इसी वजह से वो नर्वस भी हो जाता है। सैलरी, राइट, लास्ट जॉब में कितना कमा रहे थे? एनुअल सैलरी प्लस बोनस मिलाकर अराउंड 8 लाख। मैं 1 मिलियन दूंगा। और कुछ नहीं? कुछ नहीं एक्चुअली बॉस, कम से कम ये तो बता दीजिए कंपनी करती क्या है? गेमिंग कंपनी, ऑनलाइन गेम्स। गेमिंग? विक्टर थोड़ा ब्लैंक हो जाता है। सही चले तो पैसा बहुत है। बॉस, क्वार्टरली रेवेन्यू कितना है? गेम अभी भी फ्री टू प्ले है, अभी चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन कल ही मैंने 9 लाख रुपीस क्राउड फंडिंग रेज किया। क्या? विक्टर शॉक में रह जाता है। जब वो पूरा स्टोरी और कंपनी डायरेक्शन सुनता है उसका माइंड स्प्लिट हो जाता है। ना रजिस्टर्ड कंपनी, ना लाइसेंसेस, और ऑलरेडी लाइव गेम रन कर रहे हैं। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन फिर वो सोचता है बॉस सीरियसली केपेबल है। एक कैजुअल ब्राउजर गेम ही टेंस ऑफ थाउजेंड्स प्लेयर्स पुल कर रहा है। पोटेंशियल ऑडियंस और भी बड़ी है। सर्वर स्टेबल हो गए और लाइसेंसेस आ गए तो मोनेटाइजेशन खुलते ही ये पैसा प्रिंट करेगा। और बॉस जेनरस भी है, ऑलरेडी एक फुल क्लाइंट गेम रेडी है। और ऑनेस्टली गेम सच में फन है। मैं विक्टर को धीरे धीरे गेम में एडिक्टेड होते देख रहा हूँ और मुश्किल से अपनी स्माइल कंट्रोल कर रहा हूँ। प्रोफेशनलिज्म कहाँ गया? तुमने नहीं बोला बस गेम प्ले टेस्ट करोगे? एडिक्शन कब स्टार्ट हो गई? ये ब्लो अप कर सकता है? मैं पूछता। हाँ, बहुत मैसिवली। दिमाग उड़ा देने वाला बड़ा बॉस। मैं अभी कंपनी और लाइसेंसेस फाइल करने जा रहा हूँ, मैक्सिमम 3 दिन। फिर क्लाइंट गेम ऑफिशियली परमानेंट बीटा में एंटर करेगा। मैं कुछ सर्वर्स ओपन करूंगा ताकि प्लेयर्स स्टार्ट कर सकें। विक्टर डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर लेकर विला से बाहर निकलता है। ठंडी हवा उसके फेस पर लगती है और उसकी सेंसेस वापस आती है। वो विला की तरफ मुड़कर धीरे से बोलता है, इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक साइन नहीं किया और ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। विक्टर के जाते ही मैं एक सेकंड वेस्ट नहीं कर। 5 सर्वर्स मॉडिफाइड और रेडी हैं। मैं जोन सेटअप करना स्टार्ट करता हूँ। मेपलवुड टाउन मेगा सर्वर, सोलो विलेज, जारकू विलेज, करोका विलेज, मिरो विलेज और ह्यूगिल विलेज। टोटल 5 विलेजेस। सोलो विलेज वही है जहाँ ब्लेज और उसकी टीम ने स्टार्ट किया था और सोलो एक्चुअली उस वाइड आइड विलेज एल्डर के नाम पर बेस्ड है। बाकी 4 बिल्कुल नए जोन्स है। वैसे कंप्लीटली नए भी नहीं क्योंकि गेम प्ले सिमिलर है, लेकिन मैप्स टोटली डिफरेंट है। ये गेम रियल मैजिक सिविलाइजेशन से बिल्ट हुआ है। ये 5 विलेजेस और उनके सील फॉर्मेशंस एक्चुअली मैजिक सिविलाइजेशन के वैसल प्रिंसिपैलिटीज में एग्जिस्ट करते हैं। जब मेरे पास इनफ रिसोर्सेज होंगे मैं सर्वर्स मर्ज करूंगा। नॉर्मली सर्वर मर्ज का मतलब डेड सर्वर्स को पॉपुलेशन बूस्ट देना होता है, लेकिन मेरा मर्ज एक्चुअल मर्ज होगा। मैप्स फिजिकली एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। गेम वर्ल्ड एक्सपैंड करेगा और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और मर्जेस कंटिन्यू होंगे ये गेम वर्ल्ड इवेंचुअली एक ट्रू वर्चुअल सेकंड वर्ल्ड बन जाएगा। मैं अपडेट शेड्यूल करता हूँ। कुछ मिनट्स डाउन टाइम होता है और जैसे ही अपडेट नोट्स प्लेयर्स की स्क्रीन पर हिट करते
हैं सब पागल हो जाते हैं। सीरियसली अब लैग नहीं होगा। 5 जोन्स, 50,000 प्लेयर्स टोटल ऑनलाइन कैपेसिटी, 4 ब्रांड न्यू जोन्स और क्राउड फंडिंग बैकर्स को एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन स्किन्स और टाइटल्स भी मिलेंगे। कैंपेन बैक करने वाले प्लेयर्स पूरा वाइल्ड हो जाते हैं, जो नहीं कर पाए वो रिग्रेट में जल रहे हैं। हर तरफ मिक्स्ड इमोशंस। फिर प्लेयर्स अपकमिंग अपडेट रिव्यू देखते हैं, उसे पढ़ते ही सब एक ट्रूथ समझ जाते हैं। एक ट्रूली ग्रेट गेम क्या अट्रैक्ट करता है? वेल्स, गोल्ड फार्मर्स दोनों फ्लड की तरह आते हैं। न्यूली लॉन्च्ड ऑफिशियल साइट पर फोरम्स ऑलरेडी ओवरफ्लो हो रहे हैं। 10 मिनट के अंदर 100 पोस्ट्स। मेरा पहला रियल फॉर्च्यून ऑलमोस्ट आ चुका है। मैं सेटिस्फाइड होकर हेड नॉट करता हूँ, लैपटॉप खोलता हूँ और फिर कोडिंग में लग जाता हूँ। शाम तक कोडिंग करता रहता हूँ। अब तो मुझे भी इफेक्ट फील होने लगा है। टाइम आ गया कॉन्शियसनेस ट्रांसमीटर के मटेरियल्स प्रिपेयर करने का। मैं सोचता हूँ, ओमनी शॉप खोलता हूँ और शॉपिंग स्टार्ट कर देता हूँ। फ्यूचर में कॉन्शियसनेस ट्रांसमीटर ह्यूमैनिटी की ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस में से एक होगा। ये एक्सिडस एज में बॉर्न हुआ था। सिर्फ 100 सालों के अंदर ह्यूमैनिटी अपनी हिस्ट्री को डिजास्टर्स के बेसिस पर डिवाइड करने लगती है। 7 साल बाद होने वाले एस्ट्रॉइड स्ट्राइक से पहले का एरा, यानी जो टाइम अभी हम जी रहे हैं, उसे एज ऑफ पीस कहा जाता है। एस्ट्रॉइड इंपैक्ट, जो एक एक्सटेंशन लेवल डिजास्टर था, इवेंचुअली स्टॉप कर दिया जाता है। ह्यूमैनिटी अपने सारे अल्टीमेट वेपन्स यूज करती है और एस्ट्रॉइड को ब्लास्ट करके टुकड़े टुकड़े कर देती है। उस डेब्री के अंदर नेशंस को नए मटेरियल्स और फ्यूजन एलिमेंट्स मिलते हैं जो अर्थ पर पहले कभी नहीं देखे गए थे। इन डिस्कवरीज की वजह से अर्थ की टेक्नोलॉजी अनइमेजिनेबल स्पीड से एडवांस करती है। फ्यूजन एनर्जी फॉर एग्जांपल सिर्फ कुछ ही सालों में पीक तक पहुंच जाती है। इन्फिनिट एनर्जी ह्यूमैनिटी को एज ऑफ स्टार्स में ढकेल देती है और उसके बाद बायोजेनेटिक्स में मैसिव ब्रेक थ्रू होता है। फ्यूजन एलिमेंट्स का यूज करके साइंटिस्ट जीन सीरम्स डेवलप करते हैं जो ह्यूमन जीनोम को रिपेयर और परफेक्ट करते हैं। कंजेनिटल डिजीजेस हिस्ट्री बन जाती हैं। परफेक्ट जीन्स के साथ पैदा होने वाले बच्चे हर जनरेशन के साथ और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। ह्यूमैनिटी धीरे धीरे गॉडहुड की तरफ इवॉल्व कर रही होती है। फिर बायोजेनेटिक्स, जीन मॉडिफिकेशन और जीन फ्यूजन की तरफ शिफ्ट होती है। एज ऑफ स्टार्स एक एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजिकल लीप का बिगिनिंग था। इसी दौरान डाइंग सन क्राइसिस भी रिवील होता है। एनर्जी टेक्नोलॉजी फिर एक और लीप लेती है और बिल्कुल मूवीज की तरह ह्यूमैनिटी प्लैनेटरी इंजन्स बनाती है जो अर्थ को खुद मूव कर सकते हैं। लेकिन मूवीज के अनलाइक ह्यूमैनिटी उतना सफर नहीं करती। बायोजेनेटिक्स बूम लोगों को ब्रूटल से ब्रूटल एनवायरमेंट्स में सर्वाइव करने की एबिलिटी देता है। कॉर्न, व्हीट और एनिमल्स तक के जेनेटिक्स रैपिडली मॉडिफाई किए जाते हैं और मास रोल आउट होते हैं। ये एरा ही एक्सिडस एज कहलाता है। क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी साथ साथ। हर कैटास्ट्रोफी ह्यूमैनिटी की टेक्नोलॉजी को और पुश करती है और इसी एक्सिडस एज में कॉन्शियसनेस ट्रांसमीटर को ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस में काउंट किया जाता है। आने वाली दुनिया में काउंटलेस ब्रेथ टेकिंग इन्वेंशंस होंगे। रोबोट्स जो ह्यूमन लेबर को कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे। इनर्शियल एआई जो ऑलमोस्ट हर मशीन को पावर करेगा। बायोचिप्स जो ह्यूमन ब्रेन को स्टिमुलेट करके ऑक्सिलरी कॉन्शियसनेस जनरेट करेंगे, जिसे हम न्यूरल एआई कहते हैं। और भी बहुत कुछ, इतना ज्यादा कि लिस्ट ही खत्म नहीं होगी। लेकिन सैडली जो टेक्नोलॉजी मैं अभी बिल्ड कर सकता हूँ वो बहुत लिमिटेड है। मेरे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल्स ही नहीं है। मैं सांस छोड़ता हूँ और ओमनी शॉप से खरीदे हुए सारे आइटम सॉर्ट करना स्टार्ट करता हूँ। इस एरा में मैं इजीली डिसेंट मनी कमा सकता हूँ, बहुत ज्यादा। कटिंग एज टेक को बस थोड़ा सा भी पुश कर दो, रिटर्न्स लोगों की इमेजिनेशन से परे होते हैं, लेकिन रिस्क्स भी उतने ही डेंजरस है। जीन मॉडिफिकेशन के बिना मेरे पास वो सुपर ह्यूमन बॉडी नहीं जो मरने से पहले थी। मिसाइल्स और न्यूक्स को भूल जाओ, एक सिंपल बुलेट भी मुझे खत्म कर सकती। ये 2 डिमेंशनल क्लाइंट गेम ही मुझे ऑलमोस्ट मार चुका था। मेरे हाथ अभी भी नम है। मैं अब और ऑल नाइटर्स लगाकर कोडिंग नहीं करने वाला। एग्जॉशन से मरना किसी सेल्फ रिस्पेक्टिंग रीइंकार्नेटर के लिए अल्टीमेट एम्बैरेसमेंट होगा। कॉन्शियसनेस ट्रांसमीटर मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। अब मेरे पास फंड्स भी हैं, तो काम शुरू करते हैं। दूसरों के पास न्यूरल एआई नहीं होता, मेरे पास है। वो ह्यूमन ब्रेन के अंदर रहता है। जब मैं पहली बार वापस आया था, सिविलाइजेशन कोर में अभी भी हल्की सी ग्लो बची हुई थी, बस इतनी कि न्यूरल एआई कनेक्ट कर सके। लेकिन सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के बाद न्यूरल एआई ने कोर की लास्ट एनर्जी भी ड्रेन कर दी और खुद सिविलाइजेशन कोर के साथ डीप स्लीप में चला गया। कोर को दोबारा एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक चीज उसे रिचार्ज कर सकती है, फेथ एनर्जी। एक ऐसी फोर्स जिसे फ्यूचर साइंस भी अब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो फेथ एनर्जी जनरेट कैसे करूं? बाहर जाके कल्ट स्टार्ट करूं? मैं 1 सेकंड सोचता हूं और फिर आइडिया हिट करता है। मैं एक कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम शॉप ढूंढता हूं, रश ऑर्डर पर फुल मैजिक सिविलाइजेशन ग्रैंड मेज आउटफिट बनवाता हूं, फिर सीधा फोटोग्राफी स्टूडियो जाता हूं फुल फोटोशूट के लिए। सबसे स्ट्राइकिंग फोटो चूज करता हूं, उसे एनिमेटेड इमेज में कन्वर्ट करता हूं और बिना स्लाइटेस्ट शेम के अपनी ही फोटो को मैजिक वर्ल्ड का लॉगिन स्क्रीन बना देता हूं, सिर्फ थोड़ी सी फेथ एनर्जी के लिए। बॉस मैं आ गया। हॉल से विक्टर की आवाज आती है। क्या मतलब आ गया? ये कोई इंसान बोलने वाली लाइन है? विक्टर डोरवे में फ्रीज हो जाता है। मैं यहाँ काम करता हूँ, आ गया का क्या मतलब है? विक्टर धीरे से सांस लेता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, गेम ऑपरेटिंग लाइसेंसेस भी आज तक आ जाएंगे। गुड। मैं सिर्फ हेड नोट करता हूँ, बस गुड। आपको हरी नहीं होनी चाहिए। विक्टर फिर कंफ्यूज हो जाता है। बॉस हमें और लोग हायर नहीं करने? श्योर। पूरा दिन मैं ऑफिस में मटेरियल्स इधर उधर शिफ्ट करता रहता हूँ और नॉन स्टॉप काम करता हूँ। रात तक कॉन्शियसनेस ट्रांसमीटर फाइनली कंप्लीट हो जाता है। डिवाइस मॉन्यूमेंटल है लेकिन सरप्राइजिंगली सिंपल बिल्ड है। अगले दिन मैं सीधा आफ्टरनून तक सोता रहता हूँ। जैसे ही रूम से बाहर निकलता हूँ, विक्टर को फर्स्ट फ्लोर लिविंग रूम में एक यंग वुमन और एक ओल्डर लेडी के साथ बैठा पाता हूँ। ये रोजा वैंग है, पहले हाउसकीपर थी। कहती है बहुत अच्छा कुक करती है। परफेक्ट टाइम है। डिनर
का टाइम होने वाला। लेफ्ट साइड में 200 मीटर दूर सुपरमार्केट है। रोजा, इंग्रेडिएंट्स लेकर आओ और देखते हैं क्या बना सकती हो। रोजा का फेस इंस्टेंटली ब्राइटन हो जाता है और वो तुरंत निकल जाती है। और ये लिली शिया है, इस साल फ्रेश ग्रेजुएट हुई है। वर्क एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन रिज्यूमे एक्सीलेंट है। एडमिन और कस्टमर सर्विस दोनों हैंडल कर लेगी। ये हायर्ड है। इंटर्नशिप 8,000 रुपीज पर मंथ, फुल टाइम 12,000 रुपीज। विक्टर थोड़ा लॉस लगता है, आजकल फ्रेश ग्रेजुएट्स को सच में इतना मिलता है। 1 घंटे बाद रोजा फुल मील रेडी कर देती है। मैं एक बाइट लेता हूँ और हाथ हिला देता हूँ। बस 10,000 रुपीज पर मंथ। रोजा की खुशी कंट्रोल नहीं होती, उसे यकीन ही नहीं हो रहा। ये यंग बॉस अनबिलीवेबली जनरस है। ठीक है सब, क्लॉक कल सुबह 10 बजे से पहले वापस आ जा। मैं रूम में वापस आकर लैपटॉप खोलता हूँ और एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। इस गेम की कुछ चीजें पर्सनली एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। जैसे एक्सपेक्ट किया था, सारे 5 जोन्स पैक्ड है। 50,000 प्लेयर्स ऑनलाइन, उनमें से लगभग 20,000 प्लेयर्स लिमिटेड एडिशन स्किन्स पहने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने नए आउटफिट्स और माउंट्स भी डिजाइन किए हैं, सब एक्चुअल मैजिक सिविलाइजेशन से फेथफुली रिक्रिएटेड। पेजेंट रोब्स से लेकर नोबल अटायर तक, ब्लैक ड्रैगन फ्रॉस्ट सिल्क थ्रेड से यूनिकॉर्न माउंट्स तक, कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं, सब सिर्फ लूट बॉक्सेस से ऑब्टेनेबल। ड्रैगन सिल्क लूट बॉक्स, यूनिकॉर्न लूट बॉक्स, $10 ईच। चलो फिर, मुझे ऑलरेडी पता है कि कल की अपडेट के बाद कितने प्लेयर्स मुझे रोस्ट करने वाले हैं। अगली सुबह जैसे ही सर्वर्स लाइव होते हैं, क्लाइंट डाउनलोड कर चुके प्लेयर्स फ्लड की तरह अंदर घुसने लगते हैं। सारे 5 विलेजेस फुल एक्टिव। हर प्लेयर जो लेवल 10 रीच करता है, मेबलवुड टाउन में एंटर करता है। मैं भी लॉग इन करता हूँ। इस सिस्टम को एक प्लांट के बिना रन नहीं कर सकता। मेबलवुड टाउन में प्रोफेशन मास्टर के अराउंड का एरिया ऑलरेडी वॉल टू वॉल प्लेयर्स से पैक्ड है। हर लेवल 10 प्लेयर अपनी क्लास सिलेक्ट कर रहा था। लेवल 10 से 19 तक अप्रेंटिस प्रैक्टिशनर टियर होता है, अप्रेंटिस मेज और उसी टाइप की क्लासेस। मैं अपने कैरेक्टर को मेज प्रैक्टिशनर के पास ले जाता हूँ और मेज क्लास सिलेक्ट करता हूँ। ट्रांसफर कंप्लीट। मैं लाइव स्ट्रीम खोलता हूँ और सबसे पहले ब्लेज को चेक करता हूँ। वो नॉन स्टॉप रैंट और रोस्ट कर रहा है और टारगेट क्लियरली मैं हूँ। ये कितना बड़ा स्कैम है। 100,000 खर्च करने के बाद भी गारंटीड पुल नहीं मिलता। पेटी सिस्टम के लिए 2,80,000 चाहिए। अनबिलीवेबल। विलो भी अपना क्लास ट्रांसफर कंप्लीट कर चुकी है। उसने हीलर चूज किया। वो स्टोर में स्किन्स को देखते हुए अपनी लिप बाइट कर रही है। एक बॉक्स ओपन करो। कम ऑन, रिडिकुलस मत बनो। ऑड्स 1 in 10,000 है। मेरे रेगुलर व्यूअर्स सब जानते हैं मेरी लक कितनी खराब है। बस एक ही ओपन कर लो, सब देखना चाहते हैं। विलो फाइनली मान जाती है और 10 बॉक्सेस खरीद लेती है। Here we go। वो आंखें बंद करती है और सारे बॉक्सेस क्लिक कर देती है। Congratulations, you received ड्रैगन स्केल थ्रेड। चैट उसे आंखें खोलते हुए देखता है। एक बॉक्स बचा है। मैं क्विकली कोड की एक स्ट्रिंग टाइप करता हूँ। Congratulations, player received the black dragon frost silk outfit। विलो एक्साइटमेंट में चीख पड़ती है। मैं लकी क्वीन हूँ, मुझे दोबारा अनलकी लूजर मत कहना। मैं स्ट्रीम बंद करता हूँ और बैक एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ओपन करता हूँ। एक्सपेक्टेड ही था। जैसे ही विलो ब्लैक ड्रैगन फ्रॉस्ट सिल्क आउटफिट पुल करती है, पेइंग प्लेयर्स स्पाइक कर जाते हैं और लूट बॉक्स सेल्स स्काई रॉकेट कर जाती है। पूरा दिन इसी तरह निकल जाता है। मैं ऑफिस में बैठा वेट करता हूँ, सिर्फ डे 1 रेवेन्यू नंबर्स का नहीं बल्कि न्यूरल एआई के वेकअप होने का। जैसे ही वो वेकअप करेगा, कॉन्शियसनेस ट्रांसमीटर यूजेबल हो जाएगा और मैं न्यूरल एआई से इस गेम का फुल 3 डिमेंशनल वर्जन बिल्ड करवा सकूंगा, मैप्स एक्सपैंड करवा सकूंगा और गेम के इंटरनल्स ऑप्टिमाइज करवा सकूंगा। इसी के साथ मैं ऑफिस के वर्क बेंच पर झुककर पूरा दिन हैमरिंग करता रहता हूँ। मैं एक पर्सनल डिफेंस वेपन बना रहा हूँ। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, मुझे अपनी सेफ्टी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अभी फंड्स लिमिटेड है, मटेरियल्स लिमिटेड है, टेक फाउंडेशन भी लिमिटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स, लेजर कैनन्स, जीन वेपन्स सब फिलहाल सिर्फ सपने हैं। जो मैं अभी बिल्ड कर सकता हूँ वो एक कॉम्पैक्ट सोनिक वेपन है। सोनिक वेपन्स टेरिफाइंग होते हैं और सरप्राइजिंगली इजी टू कंसील भी। टारगेटेड साउंड वेव्स का सस्टेन्ड एक्सपोजर ह्यूमन बॉडी को उसकी लिमिट के बियॉन्ड पुश कर देता है। फ्यूचर साइंटिस्ट ने मैजिक सिविलाइजेशन के स्पेल रिसर्च को यूज करके इसे और डेंजरस बना दिया था। डार्क मैजिक स्पेल फ्रीक्वेंसीज को सोनिक वेव्स के साथ ब्लेंड करके उन्होंने एक कंप्लीटली न्यू वेपन क्रिएट किया, डार्क रेजोनेंस वेव। स्पेल फ्रीक्वेंसी और सोनिक फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये स्लीप इंड्यूस कर सकता है, हालुसिनेशंस क्रिएट कर सकता है या डायरेक्टली ब्रेन डैमेज तक दे सकता है। पूरा दिन काम करने के बाद मैं एक सिंगल ब्लैक ग्लव बनाता हूं जिसके अंदर डेटा सिग्नल रिसीवर एम्बेडेड है। जैसे ही न्यूरल एआई वेकअप करेगा और डार्क रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा, ये ग्लव हालुसिनेशन और स्लीप इंडक्शन दोनों कर पाएगा। रात क्वाइटली पास होती है। अगली सुबह एक चीख मुझे झटकी से जगा देती है। ये एक्सप्लोड कर रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है। कल और 30,000 प्लेयर्स स्टार्टर विलेजेस में आ गए और ये सिर्फ 100,000 टोटल प्लेयर्स है। पता है डे 1 में कितना स्पेंड हुआ? 8 मिलियन से ज्यादा। इतना? मैं भी जेन्युइनली सरप्राइज हो जाता हूँ। बॉस और सर्वर्स खरीदो, जब तक हम स्टेबल रहते हैं पैसा बस आता ही रहेगा। खरीद लो। मैं कैजुअली हाथ हिला देता हूँ। 100 यूनिट्स ईजी स्टैक से। आर्कपैंग हेडक्वार्टर्स में एक शार्प बिजनेस सूट पहनी हुई वुमन रिपोर्ट्स का थिक स्टैक लेकर सीधा जनरल मैनेजर ऑफिस की तरफ बढ़ रही होती है। अब क्या हुआ? गेम पब्लिशिंग और ऑपरेशंस के हेड डायरेक्टर न्यू सरप्राइज से उसकी तरफ देखते हैं। डायरेक्टर न्यू, एक ट्रूली फिनोमिनल लेवल ऑनलाइन गेम अपीयर हुआ है। मैजिक वर्ल्ड पहले ब्राउजर गेम था, फिर 2 मेजर स्ट्रीमर्स की वजह से वायरल हुआ और कल फुल क्लाइंट गेम में अपडेट हुआ। डे 1 पर 100,000 प्लेयर्स और 8 मिलियन से ज्यादा सेल्स। शंघाई ब्रांच को कांटेक्ट करो, उन्हें बोलो डायरेक्ट रीच आउट करें और मुझे चाहिए तुम पर्सनली शंघाई ट्रैवल करो। सेकंड वर्ल्ड इंक से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करो और ट्राई करो कंपनी एक्वायर करने का। अंडरस्टूड। वुमन मुड़कर जाने लगती है। तभी डायरेक्टर न्यू फिर बोलता है, रुको, अगर वो सेल नहीं करते तो 51% इक्विटी के लिए 500 मिलियन ऑफर करो या फुल एक्विजिशन। मैं मेरे सामने खड़ी शार्प और कॉन्फिडेंट वुमन को देखता हूँ। सॉरी, मुझे पैसे की परवाह नहीं, मुझे विजन की परवाह है। मैं दोनों
दोनों ऑफर्स रिजेक्ट कर देता हूँ। आर्क बैंक की विवियन चियांग बैरली गई होती है कि बोरेट के लोग भी मेरी टेक्नोलॉजी खरीदने आ जाते हैं। उन्हें भी वही आंसर मिलता है। उस रात 100 सर्वर्स विला में डिलीवर होते हैं। डिलीवरी क्रू के जाते ही मैं टूल्स पकड़ लेता हूँ और हर मशीन का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रीवर्क करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगली आफ्टरनून तक काम चलता रहता है। फिर मैं सब पावर ऑन करता हूँ। विक्टर साइड में खड़ा अनईजी एक्सप्रेशन के साथ देख रहा होता है। 100 से ज्यादा सर्वर्स इस घर में चल रहे हैं। हम सीरियसली सेफ हैं? कूलिंग खराब हुई तो ब्लास्ट हो सकता है। रिलैक्स, मेरे काम पर ट्रस्ट रखो। इस एरा के लिए ये टेक्नोलॉजी जनरेशनल लेवल की है। मैंने सारे 105 सर्वर्स को एक बैलेंस्ड शेयर्ड कंप्यूटिंग नेटवर्क में लिंक कर दिया है। फिलहाल मैंने कैपेसिटी कैप कर रखी है। मेपलवुड टाउन 100,000 होल्ड करेगा, हर विलेज 10,000। ओवरहीटिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। विक्टर स्टेयर करता रह जाता है। नो वंडर आप वरीड नहीं थे बॉस, ये तो प्राइम अर्निंग सीजन है। हमने 100 सर्वर्स खरीदे और सिर्फ 50,000 प्लेयर्स ऐड किए। क्या सीन है? हम नए जोन्स ओपन कर रहे हैं, जल्दी नहीं करनी। मेरे पास प्लान है, ट्रस्ट मी। क्या मजाक कर रहा है? मैंने तो ये सब स्टार्ट से ही कैलकुलेट कर रखा था। मैजिक वर्ल्ड का हर जोन कंप्लीटली यूनिक होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये मेगा सर्वर्स मर्ज होंगे। अगर जोन्स ओवरलैप हुए तो पूरा मैप मेस बन जाएगा। और मुझे फील हो रहा है न्यूरल एआई वेकअप होने के बहुत क्लोज है। जैसे ही वो एक्टिव होगा, नए मैप्स और मैप्स कभी भी लाइव किए जा सकते हैं। वो एग्जिस्टिंग मैप्स, गेम बैलेंस और विजुअल क्वालिटी सब ऑप्टिमाइज कर देगा। कम ऑन, जो भी लॉग इन करे मेरे लॉग इन स्क्रीन को देखो। फेथ एनर्जी लाओ। अगली सुबह मैं उठता हूँ और न्यूरल एआई फाइनली ट्रूली अवेकन हो चुका होता है। मेरे माइंड के अंदर सिविलाइजेशन कोर सॉफ्ट फेंट ग्लो के साथ पल्स कर रहा होता है। कोर के अंदर एक प्रेजेंस मुझसे कनेक्ट करती है। मास्टर, नए मैप्स रेडी हैं, ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट, जल्दी से सर्वर से कनेक्ट कीजिए। वो वॉइस मेरे माइंड में एको करती है। अंडरस्टूड। काम पर लगता हूँ। मैं स्प्रिंट करके ऑफिस पहुंचता हूँ, कॉन्शियसनेस ट्रांसमीटर उठाता हूँ और सर्वर रूम में दौड़ता हूँ। एक एंड सर्वर से कनेक्ट करता हूँ और दूसरा अपनी टेम्पल पर क्लिप कर लेता हूँ। मैं आंखें बंद करता हूँ। न्यूरल एआई डेटा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये कॉन्शियसनेस ट्रांसमीटर का अर्लीस्ट और प्रिमिटिव वर्जन है। क्योंकि मैं अपने यंगर सेल्फ में वापस आया हूँ, मेरे स्कल के पीछे वाला बायोचिप गायब है, वरना बायोचिप का बिल्ट इन वायरलेस सेंसर डायरेक्ट वायरलेस डेटा ट्रांसफर अलाउ करता। मैं एडमिन एक्सेस यूज करके चेक करता हूँ कि सर्वर्स पर क्या अपलोड हुआ है। 5 फुल मैप्स, 5 टाउन्स इंक्लूडिंग अपडेटेड मेपलवुड टाउन, 50 विलेजेस, सब एक सीमलेस कनेक्टेड मैप का पार्ट है, जिसके बॉर्डर्स के बाहर अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स लॉक थे। न्यूरल एआई ने जो क्रिएट किया था उसे देखकर मुझे मानना पड़ा, न्यूरल एआई सच में एक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है। इनक्रेडिबली पावरफुल। गेम बैलेंस और सिस्टम डिजाइन में ये किसी भी ह्यूमन टीम को इजीली आउटक्लास करता है। हर विलेज डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोड्यूस करता है। कोई भी जोन कभी डेड वेस्टलैंड नहीं बनेगा। और ऑप्टिमाइजेशन के बाद मैजिक वर्ल्ड में लॉग इन करते वक्त प्लेयर्स को सर्वर चूज करने की जरूरत भी नहीं होगी। सब कुछ एक ही यूनिफाइड सर्वर पर रन करेगा। डिफरेंट मैप्स के बीच मूवमेंट बस एक डेटा ट्रांसफर होगा। मैं फुल अपडेट नोट्स लिखकर पब्लिश कर देता हूँ। फिर अपडेट था, सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। ये लोग इंसेनली प्रोडक्टिव हैं। नो वे, सारे प्लेयर्स एक ही यूनिफाइड सर्वर पर। लगता है फुल होने पर 1.5 मिलियन प्लेयर्स एक साथ ऑनलाइन होंगे। ये गेम पागल है। मार्केट प्लेस भी फुली ओपन हो गया। गोल्ड फार्मर्स तो पागल हो जाएंगे। हर जगह प्लेयर्स बस कर रहे थे। मैं कैजुअली स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ओपन करता हूँ, ये चेक करने के लिए कि विलो लाइव हुई या नहीं। वो लाइव नहीं थी, लेकिन प्लेटफॉर्म ओपन करते ही मैं फ्रीज हो जाता हूँ। मेरा फोरहेड सिकुड़ जाता है। तो शुरू हो गया। हर चैनल पर एक भी मैजिक वर्ल्ड स्ट्रीम नहीं थी। पूरा प्लेटफॉर्म दूसरे गेम्स के एड से भरा हुआ था। अनबिलीवेबल। मैंने अभी अपडेट पुश किया था, प्रॉपर अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ और ये लोग ऑलरेडी मूव कर गए। विक्टर जल्दी से ऑफिस में घुसता है। आर्क बैंक और बॉनेट ने हमें टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। सारे मेजर गेम्स अपडेट्स पुश कर रहे हैं और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रेशर डाला गया है ताकि मैजिक वर्ल्ड स्ट्रीम्स ब्लॉक हो जाए। तुम्हारा प्लान? मैं पूछता हूँ। विक्टर रुकता है और सरप्राइजिंगली उसकी वॉइस काम हो जाती है। वो कुछ सेकंड सोचता है। अगर आप सच में टेक्नोलॉजी या इक्विटी सेल नहीं करना चाहते तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, टेक्नोलॉजी पर पेटेंट्स फाइल करो। दूसरा, टेक्नोलॉजी और कंपनी को कोलैटरल बनाकर बैंक लोन लो। अर्ली स्टेज स्ट्रैटेजी सिक्योर करो और मैक्सिमम स्पीड से इनफ प्लेयर्स कैप्चर करो। सेकंड वर्ल्ड इंक के पास जो टेक्नोलॉजी और मैजिक वर्ल्ड का पोटेंशियल है, उस बेसिस पर मुझे कॉन्फिडेंस है बैंक हमें स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा। उसकी जरूरत नहीं। मैं सीधा मना कर देता हूँ। मैजिक वर्ल्ड को राइज करने के लिए आउटसाइड हेल्प की जरूरत नहीं। ये खुद इनफ स्ट्रॉन्ग है। आज का मैजिक वर्ल्ड अपडेट अभी पुश करो। साथ ही 400 और सर्वर्स ऑर्डर करो। सबको बेसमेंट में स्टैक करवा दो। टाइम मिला तो मैं खुद मॉडिफाई कर दूंगा। उससे हमें प्लेयर कैपेसिटी और फंडिंग दोनों मिल जाएगी। विक्टर शॉक में रह जाता है। 400 सर्वर्स? ये तो 20 मिलियन यूएसडी है। डिपॉजिट दे दो, बाकी पेमेंट सर्वर्स आने के बाद। विक्टर मुझे देखते हुए अंदर ही अंदर वंडर करता है, क्या बॉस के पीछे कोई हिडन टीम है या कोई इंसेनली रिच फैमिली? इतना पैसा और कहां से आ रहा है? विक्टर के जाते ही मैं टाइम चेक करता हूं और फुल मैजिक वर्ल्ड अपडेट पुश करना स्टार्ट कर देता हूं। सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, बस लाइव जाना बाकी था। लेकिन मैजिक वर्ल्ड प्लेयर्स के लिए अपडेट डाउनलोड करना अलग ही नाइटमेयर था। न्यूरल एआई ऑप्टिमाइजेशन के बाद भी पैच 50 GB का था। नो वे, मैजिक वर्ल्ड का एक अपडेट दूसरे गेम्स को पूरा रीइंस्टॉल करने से भी बड़ा कैसे है? मैं अपडेट फिनिश कर चुका हूं और ये सच है, सारे प्लेयर्स रियली एक यूनिफाइड सर्वर पर है। मेपलवुड टाउन लाइब्रेरी क्वेस्ट इन्फो के अकॉर्डिंग मेपलवुड टाउन रेजल सिटी का पार्ट है, जो नॉर्दर्न ह्यूमन टेरिटरी में डची ऑफ बियरन की 43 मेजर सिटीज में से एक है और जिसका पॉपुलेशन अराउंड 1,80,000 है। सेकंड वर्ल्ड इंक एक्चुअली प्लान क्या कर रही है? एक ही जोन में एक सिटी की फुल पॉपुलेशन? किसी ने नोटिस किया? मैजिक वर्ल्ड का मैप इंसेनली मैसिव है। 3 नोन कॉन्टिनेंट्स हैं। फॉलन गॉड कॉन्टिनेंट जहां मैजिक गॉड गिरा था, सैवेज कॉन्टिनेंट जहां ऑक ट्राइब्स और वाइल्ड क्लैंस रहते हैं और ह्यूमन टेरिटरीज शिन्नान कॉन्टिनेंट जहां हम प्लेयर्स हैं। शिन्नान
कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है? नोन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग शिन्नान एम्पायर अपनी कोर लैंड्स के अलावा 2 किंगडम्स और 4 डचीज कंट्रोल करता है और सिर्फ डची ऑफ बियरन ही रफली 30 मिलियन प्लेयर्स होल्ड कर सकता है। इनसेन, एक्चुअली टेरिफाइंग। और ये सब नहीं है, मैजिक वर्ल्ड की हिस्ट्री इतनी डीप है कि ये एक रियल लिविंग वर्ल्ड फील होता है। मैजिक वर्ल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अभी गॉड फॉल कैलेंडर का ईयर 871 चल रहा है, यानी मैजिक गॉड्स के फॉल के 1 साल बाद, और इसी ईयर में पूरा वर्ल्ड डिस्टेबलाइज होना स्टार्ट हो रहा है। हम लिटरली वर्ल्ड वॉर के एज पर खड़े हैं और नंबर्स के हिसाब से सिर्फ शिन्नान कॉन्टिनेंट ही 3 बिलियन प्लेयर्स होल्ड कर सकता है। 3 बिलियन लोग, समझते हो इसका मतलब? ये ऑलमोस्ट दुनिया की आधी पॉपुलेशन है। अगर सब लोग मैजिक वर्ल्ड खेलें, अगर टेक्नोलॉजी कभी दुनिया के हर इंसान को एक साथ लॉग इन करने दे, तो ये ह्यूमैनिटी का सेकंड वर्ल्ड बन जाएगा। प्लेयर्स का सस्पिशन सही था, मैजिक वर्ल्ड एक रियल सिविलाइजेशन पर बेस था और ये एरा सच में कोलैप्स के एज पर खड़ा था। फ्यूचर अपडेट्स के साथ प्लेयर्स इवेंचुअली मैजिक वर्ल्ड की 100 ईयर वॉर में पार्ट लेंगे और ये एग्जैजरेशन नहीं है। मेरे रीइंकार्नेट होने से पहले जब ह्यूमैनिटी ने पहली बार मैजिक सिविलाइजेशन से कांटेक्ट किया था, अर्थ सिर्फ इसलिए जीत पाई थी क्योंकि मैजिक सिविलाइजेशन की 100 ईयर वॉर अभी खत्म हुई थी। उनकी सोसाइटी रूइंस में थी, कैजुअलिटीज अनइमेजिनेबल थी, पूरी सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट 1 ईयर नीचे गिर चुकी थी। अगर ऐसा नहीं होता, ह्यूमैनिटी शायद कभी जीत ही नहीं पाती, क्योंकि मैजिक सिविलाइजेशन 10,000 ईयर्स से इवॉल्व कर रही थी। ये थॉट मेरे माइंड में लिंगर करता है और मैं सीलिंग की तरफ देखने लगता हूँ। क्या इस लाइफ में भी सिविलाइजेशंस के बीच वो वॉर होगा? साइंस उसका फाइनल फ्रंटियर थियोलॉजी है, ये बात मुझे सबसे बेटर पता है। दुनिया के एंड का प्रेशर धीरे धीरे पास आ रहा है और मैंने जो पहली चीज बिल्ड की वो एक गेम है, एक ऐसी मैजिक सिविलाइजेशन से रिक्रिएटेड जो इस यूनिवर्स में कहीं एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। एक वर्चुअल वर्ल्ड जो 80 बिलियन लोगों को होल्ड करने के लिए डिजाइन हुआ है और जो मेरे प्लान में ह्यूमैनिटी का सेकंड वर्ल्ड बनेगा। फिलहाल जब 400 ऑर्डर्ड सर्वर्स अराइव करेंगे, तब 5 मेगा सर्वर्स टोटल 7.5 मिलियन प्लेयर्स होल्ड करेंगे। जैसे ही इंडस्ट्रियल बेस बिल्ड होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होगी, ये दुनिया जो अभी सिर्फ एक गेम है ट्रूली अलाइव हो जाएगी। इसके अंदर की हर चीज रियल वर्ल्ड को मिरर करेगी और इंडस्ट्रियल बेस के साथ चाहे इनर्शियल आई रोबोट्स बनाना हो डेवलपमेंट एक्सेलरेट करने के लिए, या आर्म्ड रोबोट्स और आर्म्ड फोर्सेस क्रिएट करनी हो, ये सब क्रिटिकल है अगर हमें आने वाले डिजास्टर्स सर्वाइव करने हैं। जैसे ही मैजिक वर्ल्ड का मेजर अपडेट लैंड करता है, सारे प्लेयर्स पागल हो जाते हैं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैजिक वर्ल्ड की क्वालिटी के साथ 1.5 मिलियन प्लेयर्स का कैप 3 दिन के अंदर हिट हो जाएगा। डे 1 स्पेंडिंग ऑलरेडी $60 मिलियन क्रॉस कर जाती है। लगता है मैंने सही डिसीजन लिया। गेमिंग सच में गोल्ड माइन है बॉस। 400 सर्वर्स आ गए हैं, सब बेसमेंट में मूव कर दिए हैं। मैं बस हल्का सा नॉट करता हूँ और टूल्स गैदर करना स्टार्ट कर देता हूँ। सर्वर्स मॉडिफाई करने में पूरी रात निकल जाती है। फिर मैं सब कुछ वायर करता हूँ और ऑनलाइन ले आता हूँ। गेम के अंदर प्लेयर्स को नोटिस भेजता हूँ, सारे सर्वर्स रीस्टार्ट करता हूँ और सीधा सो जाता हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये अपडेट हर प्लेयर को फ्रेंजी में डाल देता है। 5 मेगा सर्वर्स, 5 जोन्स, हर मैप कंप्लीटली डिफरेंट, और जब ये इवेंचुअली मर्ज होंगे, लगभग 10 मिलियन प्लेयर्स एक ही वर्ल्ड शेयर करेंगे। और लोअर बुक्स के अकॉर्डिंग डची ऑफ बिरान में 43 मेजर सिटीज हैं। अगर वो सब भी ऐड हो गई तो ये गेम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस प्लेयर्स होल्ड करेगा। मेरा पहला दिन है और अब मुझे समझ आया कि कंपनी का नाम सेकंड वर्ल्ड क्यों है। मैं उठते हूँ तो ऑलरेडी आफ्टरनून हो चुकी होती है। मैं मिस्ड कॉल्स चेक करता हूँ और कॉल बैक करता हूँ। हे लैंस। कॉल कनेक्ट होती है और दूसरी साइड से एक आवाज आती है जो फेमिलियर भी लगती है और स्ट्रेंज भी। गुड ओल्ड लैंस शेन, अपने नाम की तरह ही पूरा वाइल्ड और रेकलेस। अनफॉर्चुनेटली बंदा लड़का है। मुझे याद आ जाता है आगे क्या होने वाला है। कुछ साल बाद लैंस ग्रेजुएट करेगा, सबके हिसाब से एक टॉप स्टूडेंट जो फ्यूचर का लीडिंग साइंटिस्ट बन सकता था, लेकिन फिर उसकी फैमिली डिजास्टर में फंस जाएगी और रियलिटी उसे तोड़ देगी। अर्ली एज ऑफ स्टार्स में पैसे की डेस्परेशन में वो एक लैब के जीन एक्सपेरिमेंट में ज्वाइन करेगा। एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा और अगली बार जब मैं उसे देखूंगा वो पूरी तरह ह्यूमन भी नहीं रहेगा। अफ्रीका के एक रिमोट विलेज में छुपकर अकेला रह रहा होगा और इवेंचुअली खुद ही अपनी लाइफ एंड कर देगा। उस फेमिलियर वॉइस को दोबारा सुनते ही मेरा कंट्रोल ऑलमोस्ट टूट जाता है। मैं वापस आ गया हूँ, मैं लैंस को बचा सकता हूँ, लेकिन उस जैसे हजारों लोग, क्या मैं सच में सबके लिए कुछ कर सकता हूँ? हे, कैसा चल रहा है? लैंस की आवाज फिर आती है। मैं मस्त हूँ। मैंने एक्चुअली एक टेक कंपनी स्टार्ट की है। हमारा कोई भी प्रोडक्ट इजीली 100 बिलियन में सेल हो सकता है। बिलीव करो या मत करो। हाँ श्योर, कभी मिलते हैं खाने पर। थोड़ी कैजुअल बातचीत के बाद रात ब्लर में निकल जाती है। मैं पूरी रात न्यूरल एआई के साथ मैजिक वर्ल्ड का बैलेंस फाइन ट्यून करता रहता हूँ। गेम की हर छोटी डिटेल एडजस्ट करता हूँ। पब्लिसिटी की एक वेव के बाद मैजिक वर्ल्ड के टोटल ऑनलाइन प्लेयर्स 4 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं। कंट्री में नंबर 1 कंकरेंट ऑनलाइन गेम। रोज मैनुअली एडजस्टमेंट्स करना अब इम्पॉसिबल होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्दी बिल्ड करनी पड़ेगी और जब इनफ वेल्थ आ जाएगी, बायोजेनेटिक्स को भी जल्दी टैकल करना पड़ेगा। परफेक्ट इमोर्टैलिटी सीरम और कंप्लीट जीन एनहांसमेंट सीरम अभी पॉसिबल नहीं, लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन शायद बन सकते हैं। तभी डोर नॉक होता है। बॉस, आर्कपंक के लोग आ गए। लगता है वो और वेट नहीं कर सके। मैं क्लीन कैजुअल क्लोथ्स पहनता हूँ और विक्टर के साथ डाउनस्टेयर्स जाता हूँ। गुड आफ्टरनून। आर्कपंक सीईओ और बोरेट सीईओ ने ड्रैगन्स हेड एस्टेट में डिनर अरेंज किया और मुझे पर्सनली इन्विटेशन देने भेजा है। चलो, मैं बिना हेजिटेट किए आगे बढ़ता हूँ। विला के बाहर ड्राइवर डोर ओपन करता है और मैं बेंटली में बैठ जाता हूँ। लग्जरी कार तो लग्जरी कार ही होती है, मुझे खास इंप्रेस नहीं करती। पास्ट लाइफ में मैंने पर्सनली 100 बिलियन वैल्यू वॉरशिप पायलट कर चुका हूँ। ड्रैगन्स हेड एस्टेट में बोरेट सीईओ सबसे पहले ग्रिन के साथ आगे बढ़ता है और आर्कपंक सीईओ उसके साइड में होता है। दोनों मेरे साथ हैंडशेक करते हैं। मिस्टर चैन, मुझे यकीन है आप ऑलरेडी जानते हैं हम यहाँ क्यों आए। वो मेरी फोटो देखकर जेन्युइनली डिसबिलीफ में लगते हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कंट्रोल करने वाला बंदा
बंदा इतना यंग। मिस्टर चैन प्राइस बोलिए। विला वापस आने पर विक्टर का जॉ ड्रॉप हो जाता है। बॉस मैं काम नहीं रह पा रहा, अगर ये पैसा कंपनी में डाल दिया तो सेकंड वर्ल्ड नेक्स्ट लेवल हिट करेगी। 1 साल के अंदर हम कंट्री की बिगेस्ट इंटरनेट कंपनीज में से एक हो सकते हैं। फॉरगेट इट, मैं सीधा बोल देता हूँ, मेरे पास इस पैसे की और प्लान्स हैं। सिर्फ थोड़ा पार्ट इंटरनेट में जाएगा, बाकी मैन्युफैक्चरिंग, हेवी इंडस्ट्री, रियल इंडस्ट्री। क्या? विक्टर मुझे ब्लैंक स्टेयर देता है। हम गेम्स बनाते हैं, अब फाइनली पैसा मिला है और आप कंपनी ग्रो नहीं करना चाहते, आप हेवी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो। सीरियसली? ये मुझे मार डालेगा। विक्टर मुझे ऑफिस में डिसअपीयर होते देखता है। डोर क्लिक करके बंद हो जाता है। वो काउच पर गिर जाता है, दोनों हाथों से सर पकड़कर। लिली पानी लेने बाहर आती है। विक्टर को काउच पर टेम्पल्स रब करते और पेनफुल एक्सप्रेशन के साथ देखकर धीरे से पास आती है। विक्टर आप ठीक है? बॉस क्या सोच रहे हैं? गेमिंग साइट ऑलरेडी इतना अच्छा चल रहा है और वो मैन्युफैक्चरिंग में भागना चाहते हैं। कंपनी डूब रही है क्या? क्या वो इसे बेचने वाले हैं? तुम क्या बोल रही हो? विक्टर रोलाइज करता है, चाहे वो फुल हेवी इंडस्ट्री में भी चला जाए, कंपनी बंद नहीं होगी। बॉस के पास पैसा है। आर्क पंग और बोरेट से अभी 20 बिलियन पुल किए हैं। 20 बिलियन? लिली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कप उसके हाथ से स्लिप होकर फ्लोर पर गिर जाता है। मैं ऑफिस में एंटर करता हूँ और ऑनलाइन एक्विजिशन टारगेट सर्च करना स्टार्ट करता हूँ। 2 चीजें इंस्टेंटली स्टैंड आउट करती हैं, एक इंडस्ट्रियल कंपनी और एक रिसर्च बेस। दोनों HJO में। रिसर्च बेस ऑक्शन पर था, तनुही सुपर कंप्यूटिंग सेंटर होगा। मैंने कभी नहीं सोचा ऐसी चीज ओपन मार्केट में दिखी। 6 महीने पहले HJO ने शेन्नी सुपर कंप्यूटर क्लस्टर लॉन्च किया था। तनुही बेस तब से प्रोबेबली आइडल पड़ा हुआ था। मुझे ये लेना ही हो। मुझे तनुही फाउंडेशन पर बिल्ड करना होगा और वहीं सेकंड वर्ल्ड का हेडक्वार्टर्स प्लान करना होगा। परफेक्ट मूव। तनुही -2 थोड़ा आउटडेटेड है श्योर, लेकिन मेरे पास सुपर कंप्यूटर आते ही न्यूरल AI इंस्टेंटली ऑनलाइन आ जाएगा। इनॉर्मस टाइम सेव होगा। डिसीजन हो चुका था। मैं सेकंड टारगेट की तरफ मुड़ता हूं। तियानहोंग इंडस्ट्रीज खुद को फुल सर्विस इंडस्ट्रियल कंपनी बोलती थी, रियलिटी में वो एक कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री थी। मैं कॉल लगाता हूँ। हेलो, डायरेक्टर सॉन बोल रहे हैं। तुम्हारी आवाज काफी यंग लग रही है, क्या तुम सीरियसली तियानहोंग अक्वायर करने की बात कर रहे हो? प्रेस्टन स्लाइटली फ्राउन करता है। मैं खरीदूंगा या नहीं वो प्राइस पे डिपेंड करेगा। 12 बिलियन। वो बिना ब्लिंक किए बोल देता है। क्लियरली सोच रहा था मैं सीरियस नहीं। 8 बिलियन। मैं कामली बोलता हूँ, और नेगोशिएशन मत करना, मैंने तियानहोंग के सारे एसेट्स चेक कर लिए हैं, ये प्राइस ऑलरेडी फेयर से ज्यादा है। प्रेस्टन एक शार्प ब्रेथ लेता है और फ्रीज हो जाता है। ये बंदा है कौन? इतनी यंग एज में ऑलमोस्ट 10 बिलियन लिक्विड कैपिटल। वो काफी देर तक सोचता रहता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। मुझे सोचने दो। श्योर, मैं नेक्स्ट वीक HJO आ रहा हूँ ऑक्शन के लिए। मैं डायरेक्टली तुमसे मिल लूं। अगली सुबह मैं स्टाफ मीटिंग कॉल करता हूँ और हुंगा मूव अनाउंस करता हूँ। विक्टर, लिली और रोजा बिना हेजिटेट ये यस बोल देते हैं। मैं खुश हो जाता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि सबको ट्रीट दूं। कंपनी कार्स। बॉस सीरियसली ये बहुत एक्सपेंसिव है, बस खड़े मत रहो। मैं कार्ड निकालता हूँ और सीधा सेल्स रेप को दे देता हूँ। स्वाइप इट। S680, G-Wagon, 911 और वो एस्टन मार्टिन, चारों। एक हफ्ते बाद विक्टर हमें अपनी नई S680 में स्टेशन ले जा रहा होता है। जब हम HJO पहुंचते हैं तो ओल्डिंग ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। चलो ऑक्शन स्टार्ट होने वाली। हम जल्दी मूव करते हैं और वेन्यू पहुंच जाते हैं। तन्हाई बेस को ओवरसी करने वाले एक वेटरन प्रोफेसर पोडियम पर आते हैं। मैं हियर बाय तन्हाई सुपर कंप्यूटिंग बेस ऑक्शन का ऑफिशियल स्टार्ट अनाउंस करता हूँ। वो रूम में नजर डालते हुए रुकते हैं। ओपनिंग बिड 2 बिलियन, 2 बिलियन 10 मिलियन, 2 बिलियन 20 मिलियन, 2 बिलियन 30 मिलियन। हर तरफ पैडल्स उठने लगते हैं, लेकिन ओल्डिंग और बाकी बड़े प्लेयर्स जिनसे मेरी बात हुई थी सब चुप बैठे रहते हैं, सिर्फ देख रहे थे। फिर बिडिंग स्लो होने लगती। प्राइस 2 बिलियन 510 मिलियन पर रुक जाती। कुछ बिग प्लेयर्स स्लीव्स रोल करते हुए स्माइल करते हैं, मूव करने के लिए रेडी, और तभी वो मेरी पैडल ऑलरेडी हवा में देखते हैं। 4 बिलियन। मैं तन्हाई सुपर कंप्यूटिंग बेस 4 बिलियन में ले लेता हूँ। न्यूज ब्रेक होते ही इंटरनेट एक्सप्लोड कर देता है। अनबिलीवेबल, मैजिक वर्ल्ड का नेक्स्ट फेज एक सुपर कंप्यूटर पर रन करेगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इनसेन, सिर्फ सर्वर्स के लिए बिलियंस। मैं तो गया। ऑक्शन के बाद मैं पेरेंट्स को कॉल करता हूँ। डैड घर पर हो? मैं वापस आ गया। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओह तुझे याद भी है घर कहाँ है? शॉप पर आ, मैं और तेरी मॉम यही है। 10 मिनट बाद मैं और लिली ओल्ड कोर्टयार्ड हाउसेज वाले नेबरहुड में पहुंच जाते हैं। मेरे पेरेंट्स की नजर बहुत तेज है, वो ऑलरेडी हमारी तरफ रश कर रहे होते हैं। तू सच में गर्लफ्रेंड घर ले आया? ये मेरी असिस्टेंट और सेक्रेटरी है, नाम लिली है। सेक्रेटरी? दोनों फ्रीज हो जाते हैं। लिली आगे बढ़कर पोलाइटली बोलती है, मैं बॉस की असिस्टेंट और सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम लिली शियाओ है। इंट्रोडक्शन के बाद हम चारों कून एंटीक स्टूडियो के अंदर जाते हैं। वॉल्स एंटीक से लाइंड थी, पूरा प्लेस ओल्ड वर्ल्ड एलिगेंस में डूबा हुआ। मैं अराउंड देखता हूँ और हेड शेक करता हूँ। डैड अपने रियल ट्रेजर्स छुपा कर क्यों रखे? डर था तुझे पता चल जाएगा। मेरे डैड ब्लिंक करते हैं। तुझे इसके बारे में कैसे पता? और ये असिस्टेंट वाला क्या सीन है? ये मत बोलना तुझे पता चल गया हम रिच है और तू इसे पर्पसफुली यहाँ लाया। अगर मैं रीइंकार्नेट नहीं हुआ होता तो मुझे ये सब जानने में साल लग जाते। हांगझोउ की एंटीक वर्ल्ड में लगभग हर कोई मेरे फादर चेन ई को जानता था। मुझे आपके पैसे क्यों चाहिए होंगे? मैंने शंघाई में कंपनी स्टार्ट की है और सरप्राइजिंगली वो चल गई। बिलीव नहीं होता तो लिली से पूछ लो। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर लिली क्वाइटली बोलती है, बॉस की कंपनी ने फर्स्ट ईयर मार्क पर अराउंड 20.4 बिलियन रेवेन्यू हेड किया है। क्या? मेरे पेरेंट्स तुरंत मुड़कर मुझे देखते हैं। दोनों के फेसेस ब्लैंक हो जाते हैं। ये वही जगह थी जहां मैं बड़ा हुआ था। अपने पुराने रूम में खड़े होते ही चेस्ट के अंदर कुछ स्टर करता है। बुक शेल्फ पर छोटी डेकोरेटिव चीजें रखी थी जिन्हें मैं पहले इग्नोर करता था। मैं हल्की स्माइल करता हूँ। ये अब सिर्फ डेकोरेशंस नहीं रहे, ये जेन्युइन एंटीक्स हैं। उन्हें देखते ही मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट हवा से नहीं आता। हिस्ट्री में एम्परर्स और किंग्स सब ने उसका पीछा किया है। क्या एंशिएंट वर्ल्ड में किसी ने एक्चुअली इमॉर्टैलिटी अचीव की थी? हाँ, सबसे फेमस था पोंग शू, जो सपोजिडली 800 साल जिया। उसके बाद हुआंग जैन जुन नाम का आदमी आया जिसने
उसने पोंगशू के हेलिक्स इनहेरिट किए और सेंचुरीज तक एक यंग मैन के फेस के साथ जीता रहा। मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरे फादर को कनेक्टेड टूम से एक आर्टिफैक्ट मिला था, वही उनकी फेट का रीजन बना। फिर कुछ साल बाद प्लैनेटरी इंपैक्ट अर्थ को हिट करता है। ह्यूमैनिटी को रेयर मटेरियल्स और सब्सटेंसेस मिलते हैं। एंशिएंट इमॉर्टैलिटी सीक्रेट्स और न्यू एरा की टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके ह्यूमैनिटी फाइनली कोड क्रैक कर देती है और उस मोमेंट के बाद इमॉर्टैलिटी यूनिवर्सल बेनिफिट बन जाती है। मुझे ग्राउंड वर्क अभी से स्टार्ट करनी होगी। मैं सोच में पढ़कर फ्राउन करता हूँ। मेरे फादर एंटीक बिजनेस चलाते हैं, उनके टूम डाइवर्स से कनेक्शंस है। इमॉर्टैलिटी का ट्रू सीक्रेट एंशिएंट लीनेजेस में बरीड है, जो कुछ रेयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों के पास प्रिजर्व्ड है। वो जनरेशन से एंशिएंट कोड्स फॉलो करते हैं, माउंटेन्स और विल्डरनेस में रहते हैं और आउटसाइडर्स से इंटरैक्ट नहीं करते। जीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां लैंस ने मेरी प्रीवियस लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स ज्वाइन किए थे, वो भी ऐसी ही एक फैमिली का ऑपरेशन था। फिलहाल मैं घर पर ही रुकूंगा। मैं क्वाइटली डिसाइड करता हूँ। इस पीरियड में डेफिनेटली लोग मेरे फादर को ट्रबल देने आएंगे। मुझे इसी विंडो का यूज करके कुछ लोगों को अपनी साइड लाना होगा। उसके अलावा मुझे सुपर कंप्यूटिंग बेस पर भी नजर रखनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी न्यूरल एआई को फुली ऑनलाइन लाना है। उसके बाद मैजिक वर्ल्ड का नेक्स्ट फेज डेवलप होना स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उससे पहले मुझे इंडस्ट्रियल बेस लॉक करना होगा ताकि कंस्ट्रक्शन और न्यूरल एआई डेवलपमेंट पैरेलल में रन कर सके। जैसे ही एआई ऑनलाइन होगा, इंडस्ट्रियल बेस मास प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए रेडी होगा। इनर्शियल एआई रोबोट्स और सारे इक्विपमेंट जो मुझे चाहिए। मैं लिली की तरफ मुड़ता हूँ। मुझे त्यानहोंग इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रेस्टन सन से कनेक्ट कर। 1 घंटे बाद मैं प्रेस्टन के सामने बैठा होता हूँ। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। जैसे पहले बोला था 8 बिलियन, मुझे त्यानहोंग सेल करो। डील। प्रेस्टन बिना हिचकिचाए बोलता है। मैंने सोच लिया, लेकिन मिस्टर चैन, आप फैसिलिटी इंस्पेक्ट नहीं करेंगे? वो सरप्राइज से पूछता है। जरूरत नहीं, वैसे भी ज्यादा पार्ट तोड़ दिया जाएगा। मैं ऑलरेडी 3 बिलियन रेनोवेशन और क्लीन अप में डाल रहा हूँ बिफोर एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट्स। प्रेस्टन ग्रीन करता है। मिस्टर चैन, आप बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करते। चलिए आज ही साइन करते हैं। जब मैं शंघाई में था तभी मैंने दोनों फैसिलिटीज के ब्लूप्रिंट्स यूज करके रेनोवेशंस डिजाइन कर लिए थे। न्यूरल एआई ने फ्यूचर टेक्सटाइल में पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। इजीली इस एरा के मोस्ट एडवांस डिजाइन्स में से एक। मैंने तुरंत टॉप कंस्ट्रक्शन फर्म्स हायर कर ली। बेस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सिक्योरिटी। मैं कुछ सेकंड सोचता हूँ और कॉल लगाता हूँ। आधे घंटे बाद टी हाउस के बाहर एक वैन रुकती है और 2 आदमी बाहर निकलते हैं। मिस्टर चैन, मैं मार्कस वैंग हूँ और मैं लियो ली। सिर्फ हैंडशेक से ही मुझे उनकी कैपेबिलिटीज का आइडिया लग जाता है। ह्यूमैनिटी के एज ऑफ स्टार्स में एंटर करने से पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को ह्यूमंस प्रॉपर्ली समझते ही नहीं थे। जब ह्यूमैनिटी ने पहली बार मैजिक सिविलाइजेशन से कॉन्टैक्ट किया, बहुत लोगों ने खुद को मॉडिफाई करके मैजिक प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लेकिन इवेंचुअली ह्यूमैनिटी ने डिस्कवर किया कि साइंस अलोन किसी भी मैजिक सिविलाइजेशन को स्टीम रोल कर सकती है। साइंस फाउंडेशन है। हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को साइंस एनालाइज और मास्टर कर सकती है। मैजिक पावरफुल है, प्रॉब्लम नहीं। ह्यूमैनिटी ने जीन सीरम डेवलप कर लिया जो फुल मैजिक इम्यूनिटी देता था। कॉम्बैट एनर्जी स्ट्रांग है, वो भी प्रॉब्लम नहीं। बॉडी एनहांसमेंट सीरम ने हर ह्यूमन को वॉकिंग टैंक बना दिया। कॉम्बैट एनर्जी से मुझे स्लैश करना चाहते हो? कर लो, बस पहले ओमनी शॉप से कस्टम हाइपर अलॉय ब्रॉड स्वॉर्ड ऑर्डर कर लेना, वरना ब्लेड टच होते ही टूट जाएगी। मेरे सामने खड़े ने दोनों आदमी क्लियरली किसी टाइप की मॉडिफिकेशन से गुजरे हुए लगे। आज से तुम दोनों मेरे साथ। एक दोस्त ने तुम्हारी रिकमेंडेशन दी है तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट करूंगा। मंथली बेस सैलरी 30,000 और बोनसेस अलग से स्टार्टिंग 30,000। मार्कस और लियो शॉक में जम जाते हैं। ये दोनों फाइटर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बचपन से मास्टर के अंडर ट्रेन हुए हैं, लेकिन मार्शल स्किल्स के लिए एग्जैक्टली कोई प्रॉपर जॉब मार्केट नहीं होता। मुझे पता है तुम दोनों क्या केपेबल हो, इसीलिए बेस सैलरी नॉर्मल से ज्यादा है। बोनसेस डिपेंड करेंगे तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पर। जितना बड़ा इम्पैक्ट उतना बड़ा पे आउट। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। मार्कस और लियो दोनों हेड नॉट करते हैं। एक काम इमीडिएटली करना है, रिटायर्ड मिलिट्री रिक्रूट करो सिक्योरिटी के लिए। वेटरन्स को टॉप पे मिलेगा। मार्कस तुरंत बोलता है, एक्चुअली मेरा एक कनेक्शन है, बचपन का दोस्त इलीट स्पेशल फोर्सेज में था। उसका एक ग्रुप चैट है, मोस्टली वेटरन्स, बहुत से उसके ओल्ड कॉमरेड्स हैं। रीच आउट, सबको ले आओ। मेरे दोनों ऑपरेशंस अभी कंप्लीटली अनगार्डेड है। कल सब तानी बेस पर असेंबल होंगे। क्वीन एंटीक स्टूडियो वापस आने पर मैं देखता हूँ मेरे फादर टी टेबल पर एक मैसिव आदमी के साथ बैठे हैं। बंदा जीन्स और टैंक टॉप पहने हुआ था। डोर अचानक खुलता है और दोनों स्लाइटली जंप करते हैं। रिलैक्स, मेरा बेटा है। बड़े आदमी की टेंस्ड मसल्स धीरे से रिलैक्स होती हैं। यंग मास्टर चैन, आप यहाँ? आपको तो एंटीक्स पसंद भी नहीं थे। मैं कैजुअली वो आर्टिफैक्ट उठाता हूँ जो वो इंस्पेक्ट कर रहा था और हाथ में घुमाता हूँ। छोटा ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट था, मिनिएचर रिचुअल वेसल जैसा शेप। इसकी क्या वैल्यू होगी? मैं कैजुअली पूछता हूँ। इवन मैं भी एग्जैक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। बड़ा आदमी बोलता है, इंसेंस बर्नर नहीं लगता, शायद प्री क्विन डायनेस्टी का हो। अगर ओरिजिन ट्रेस हो गया तो वैल्यू इनॉर्मस हो सकती है, अगर नहीं हुआ तो अराउंड 300,000। मेरे डैड का माउथ रिच करता है। क्यूट लिटिल ट्रिंकेट। मैं ब्रॉन्ज वेसल टेबल पर वापस रख देता हूँ। मेरी आईज फ्लिकर करती है और मैं उस बड़े आदमी की तरफ मुड़ता हूँ। मेरे फादर इस पीस को रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ। ये हजारों साल पुराना एक एंशिएंट लैम्प स्टैंड है। इसका असली नाम हिस्ट्री में खो चुका है। ये 2500 BC से पहले लॉस्ट एरा में क्रिएट हुआ था। ह्यूमन हिस्ट्री का एक फॉरगॉटन गैप। गॉड्स और इमोर्टैलिटी की हर इम्पॉसिबल लेजेंड इसी एरा तक ट्रेस होती है। लेटेस्ट स्कॉलर्स का थ्योरी था कि उस एरा के सो कॉल्ड डीटीज एक्चुअली एग्जिस्ट करते थे और शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे। इमोर्टैलिटी सीक्रेट का ओरिजिन भी इसी एरा तक जाता है। मोस्ट लाइकली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स अर्थ पर आए, इमोर्टैलिटी स्टडी की और फिर सीक्रेट साथ लेकर चले गए। उन बीइंग से कनेक्टेड आर्टिफैक्ट्स उन्हीं लोगों के साथ बेरीड हुए जो उस एरा में जीते थे, लेकिन क्योंकि उस पीरियड ने कोई रिटन रिकॉर्ड्स लीव नहीं किए, उसकी ट्रूथ हमें
हमेशा अनरीचेबल रही, इसीलिए लेटर जनरेशंस ने इसे बस एंशिएंट लैम्पस्टैंड नाम दे दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं बड़े आदमी से पूछता हूँ। टाइटन सन। वो हेजिटेट करता है, फिर अपना रियल नाम बताता है। मेरे डैड तुरंत बोल पड़ते हैं, रिस्पेक्ट दिखा अंकल, टाइटन इस दुनिया का लेजेंड है। मैं सीधा टाइटन की तरफ देखता हूँ। टाइटन, मेरे साथ काम करने में इंटरेस्ट है? मेरे डैड और टाइटन दोनों फ्रीज हो जाते हैं। डैड तुरंत खड़े होते और मेरा आर्म पकड़ लेते हैं। पागल हो गया है क्या? इस दुनिया से दूर रह। मुझे पता है तू टेक में है, तू इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तेरे पास बिलियंस है, तू जो चाहे कर सकता है। अगर ये चीज तुझे ड्रैग कर गई तो तेरा फ्यूचर खत्म। डैड रिलैक्स, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं स्माइल करके वापस बैठ जाता हूँ। वो सीक्रेट जिसे तुम्हारी फैमिलीज जनरेशन से चेस कर रही है, एक्सपोज होने वाला है ना? टाइटन का फेस इंस्टेंटली पेल हो जाता है। तुम्हें कैसे पता? मैं स्ट्रेट बोलता हूँ, मेरी नेटवर्थ अभी बस कुछ बिलियन है और मुझे भी पता है। सोचो, अगर मुझसे भी ज्यादा पावरफुल कोई बाहर है तो क्या तुम्हें लगता है उन्हें नहीं पता? टाइटन विजिबली ट्रेम्बल करता है। मेरे डैड ओपन माउथ के साथ हमें देख रहे होते हैं। यहाँ चल क्या रहा है? क्या सच में कोई सीक्रेट है? तभी टाइटन बिना वार्निंग के क्लीन मोशन में घुटनों पर गिर जाता है। यंग मास्टर चेन, प्लीज हमें रास्ता दिखाइए। मेरे डैड हर सेकंड और कंफ्यूज होते जा रहे थे। क्या हो रहा है? मैं कामली बोलता हूँ, ये फैमिलीज जनरेशन से ये ट्रेड करती आ रही हैं। आपको लगता है ये सिर्फ एंटीक्स के लिए है? आपने कभी सोचा नहीं ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्यों कंटिन्यू करते हैं? क्योंकि ये इमोर्टैलिटी के पीछे है। टाइटन हेड नोट करता है। सन फैमिली के अलावा और भी सेवरल ग्रेट फैमिलीज है, सब जनरेशन से सेम सीक्रेट चेस कर रहे हैं। चाहो तो लिस्ट भी दे दूंगा। मैं ऑलरेडी आर्क पैंग और बॉरेट के साथ पार्टनर्ड हूँ और क्वाइटली और भी लोग इन्वॉल्व हैं। ये सब कंप्लीटली मेरे कंट्रोल में सील रहेगा। मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और मैं तुम्हें इक्विप करूंगा। क्या बोलते हो? मैं इन हूँ। टाइटन बिना हेजिटेशन के बोल देता है। यंग मास्टर चेन के पास इतने एंशिएंट सोर्सेज के आर्टिफैक्ट्स हैं। आपकी सर्विस करना मेरे लिए ऑनर है और सिर्फ इस बेसिस पर ही आप मुझे और सन फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सन फैमिली मेरी प्रोटेक्शन में है। मैं कामली बोलता हूँ, जब तक तुम अपना पार्ट निभाते रहोगे सन फैमिली कंप्लीटली सेफ रहेगी और फ्यूचर में तुम्हें ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जाओ अपने लोग गैदर करो। मैंने हुंगा में तियानहोंग इंडस्ट्रीज पर 8 बिलियन स्पेंड किए हैं। रेनोवेशन कंप्लीट होते ही वही तुम्हारा पहला एडवांस्ड इक्विपमेंट और गियर सोर्स होगा। थैंक यू यंग मास्टर चेन। टाइटन रिस्पेक्टफुली कॉन्टैक्ट इन्फो छोड़ता है और निकल जाता है। मेरे डैड वहीं खड़े रहते हैं, जॉ लिटरली फ्लोर पर। साइंस का एंड पॉइंट थियोलॉजी है। रीइंकार्नेटर होने के नाते मुझे ये सबसे बेटर पता है। नियर फ्यूचर में ह्यूमैनिटी पर एक्सटिंक्शन लेवल प्रेशर आने वाला है और मैंने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल बेस एक्वायर कर लिया है। मैं प्रेस्टन की तरफ मुड़ता हूँ। इंटरेस्टेड हो स्टे करने में? मुझे लोग चाहिए, मेरे साथ रहो और तियानहोंग का सीईओ पोजीशन ले लो। कैसा लगता है? क्या? प्रेस्टन जेन्युइनली स्टन्ड हो जाता है। मैं तियानहोंग को हाईटेक इंक्यूबेटर की फाउंडेशन बना रहा हूँ। अगर तुम इन हो तो ऑपरेशंस तुम ही रन करोगे। डील? मैं इन हूँ। वैसे भी मेरे पास और कुछ बेटर नहीं था। मैं दूसरी कंपनी स्टार्ट करने वाला भी नहीं था। उस आफ्टरनून में सुपर कंप्यूटिंग बेस पहुंचता हूँ और मार्कस की असेंबल्ड वेटरन टीम से मिलता हूँ। फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस, अब मेरी सिक्योरिटी फोर्स। पूरा बेस इंस्टेंटली सेफर फील होता है। मैं बैग से डेटा ट्रांसमीटर निकालता हूँ और सीधा सुपर कंप्यूटर कंट्रोल रूम की तरफ जाता हूँ। मैं कंसोल पर डेटा पोर्ट में प्लग करता हूँ। मेरे माइंड के अंदर न्यूरल एआई एक्टिवेट हो जाता है और सुपर कंप्यूटर में डेटा स्ट्रीम्स पुश करना स्टार्ट करता है। 1 घंटे बाद एक क्लियर चाइम रूम में एको करती है। डिस्प्ले लाइट अप होता है। स्वर्लिंग डेटा का स्फीयर अपीयर होता है। मास्टर, हेलो, कृपया ऑपरेटिंग लेवल सेलेक्ट करें। इनिशियलाइज एट S1, बिगिनिंग सेल्फ डायग्नोस्टिक। हार्डवेयर के हिसाब से एआई की कैपेबिलिटीज चेंज होती है। जितना स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर उतना फास्ट एआई। S1 लोएस्ट सेटिंग था। एआई की 99% कैपेसिटी डोरमेंट रहती। डायग्नोस्टिक कंप्लीट। ऑप्टिमाइजेशन के बाद अडैप्टिव ऑपरेशन एट S2 अचीवेबल है। मैं आईब्रो रेस करता हूँ। इस वक्त दुनिया में S2 केपेबल हार्डवेयर मिलना एक्सट्रीमली रेयर था। कुछ और ऑप्टिमाइजेशन मूवमेंट्स के बाद डिस्प्ले फिर ग्लो करता है। इस बार वॉइस ज्यादा वार्म और नेचुरल थी। बोबा एट योर सर्विस, ये एक लड़की की वॉइस थी। हेलो, मैं कामली बोलता हूँ। सेकंड वर्ल्ड टेक्स्ट सर्वर एलोकेशन सर्च करो। मैजिक वर्ल्ड गेम क्लाइंट सुपर कंप्यूटर पर ट्रांसफर करो। एग्जिस्टिंग सेकंड वर्ल्ड सर्वर्स को डेटा प्रोसेसिंग असिस्ट करने दो। साथ ही इन गेम इकोनॉमी और क्लास बैलेंस ऑप्टिमाइज करो और एक सिस्टम अनाउंसमेंट पोस्ट करो। फुल वर्जन कल। यस मास्टर। कमांड एग्जीक्यूटेड। सब कुछ मोशन में आते ही मैं मटेरियल्स और इक्विपमेंट की एक लिस्ट बनाता हूँ और मार्कस और लियो को सब खरीदने भेज देता हूँ। आफ्टरनून के अराउंड 3 बजे दोनों एक कार्गो ट्रक के साथ वापस आते हैं। लेटेस्ट मॉडल LED ट्रांसपेरेंट ग्लास डिस्प्लेज, माइक्रो स्केल सिग्नल ट्रांसमिशन चिप्स, ये सब एक ही पर्पस के लिए था, एक ऐसे ग्लासेस बनाना जो न्यूरल एआई को एआई सिस्टम के साथ डायरेक्टली लिंक कर सके। मैं पूरी रात काम करता रहता हूँ। जब फाइनली फिनिश होता है, न्यूरल AR ग्लासेस मेरे हाथ में होते हैं। मैं उन्हें पहनता हूँ और ईयर के पास टाइनी बटन प्रेस करता हूँ। लेंसेज हल्की सी शिमर करती है। मेरे सामने डेटा की रोज अपीयर होने लगती है। न्यूरल एआई लिंक। मास्टर, हेलो, बोबा एट योर सर्विस। डेटा मेरे माइंड के अंदर एक रियल वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। मैं फोकस करता हूँ। एक्टिवेट स्मार्ट असिस्ट व्यू। मेरी विजन में एक सॉफ्ट ब्लू फ्लैश होता है। इन्फॉर्मेशन पूरा फील्ड ऑफ व्यू फिल कर देती है। मैं डेस्क पर रखे टी कप की तरफ देखता हूँ। ग्लास कप, अभी यूज किया गया। ग्लेशियल सोल क्रिस्टल कप के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन का पूरा वॉल मेरी विजन में फ्लड हो जाता है। अगली सुबह मैं जल्दी उठकर सीधा सुपर कंप्यूटिंग बेस पहुंचता हूँ। मैजिक वर्ल्ड को रन होते ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं। प्लेयर काउंट ऑलरेडी कैप हिट कर चुका है, 7.5 मिलियन। आज फुल वर्जन अपडेट का दिन भी है और इसी मोमेंट पर मैं एक और मेगा सर्वर ओपन करने वाला। पुराने सर्वर्स इस लोड को हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन अब सुपर कंप्यूटर और एआई के साथ प्रेशर मैनेजेबल है। मैं सुपर कंप्यूटर कंट्रोल रूम में जाता हूँ और बोबा को मैजिक वर्ल्ड बैकएंड पुल अप करने बोलता हूँ। अपडेट अलर्ट पोस्ट करो। सारे प्लेयर्स
को ऑफलाइन के करो। अपडेट बिगिन, कमांड इन प्रोग्रेस कंप्लीट, गेम अपग्रेड फिनिश, डेटाबेस अपडेटेड, क्लाइंट डाउनलोड पेंडिंग। सुपर कंप्यूटर और एआई का कॉम्बो नॉर्मल सर्वर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। बिल्कुल वेटिंग नहीं, डेटा डायरेक्टली ओवरराइट हो रहा था। बैकएंड पर लाइव क्लाइंट अपडेट काउंट्स अपीयर होने लगते हैं। सिर्फ 1 मिनट में 2 मिलियन से ज्यादा प्लेयर्स अपडेट स्टार्ट कर चुके होते हैं। न्यू पैच नोट्स स्क्रीन्स पर हिट करते हैं और लाखों प्लेयर्स तुरंत उन्हें रीड करना स्टार्ट कर देते हैं और 10 मिनट बाद भी वो खत्म नहीं होते। इसमें कोई डाउट नहीं था। हर प्लेयर जो पैच नोट्स रीड करता एक ही चीज समझ रहा था, मैजिक वर्ल्ड का एरा ऑफिशियली शुरू हो गया है। टाइटन सन कॉलिंग, कनेक्ट हिम। मैं चेयर में लीन बैक करता हूँ, डिस्प्ले पर टाइटन का फेस अपीयर होता है। वो क्लियरली किसी स्ट्रीट स्टॉल पर ब्रेकफास्ट कर रहा था। मैं कैजुअली बोलता हूँ, तुम्हें लगता है कितना टाइम हुआ है? सुबह के 10 बजे और अभी ब्रेकफास्ट? लेट सोकर उठे। टाइटन झटके से हिल जाता है, उसके चॉपस्टिक्स नीचे गिर जाते हैं। वो नर्वस होकर इधर उधर देखता है। यंग मास्टर चेन, क्या सच में मुझे मॉनिटर करना जरूरी है? तुम्हारे राइट साइड यूटिलिटी पोल पर कैमरा लगा है, मैं यहाँ से क्लियरली तुम्हें देख रहा हूँ। टाइटन तुरंत पोल की तरफ देखता है और शार्प ब्रेथ लेता है। 1 सेकंड के लिए भी डाउट नहीं करता। अब हुई ना रियल टेक्नोलॉजी। यंग मास्टर चेन, जो काम आपने दिया था उसमें गुड प्रोग्रेस है। टोटल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग रेडी हैं। बस आप ऑर्डर दो, कभी भी असेंबल हो जाएंगे। नो रश, 2 हफ्ते बाद सही रहेगा। तब सबको डायरेक्टली ले आना। कॉल एंड होती है। मैं बोबा की तरफ मुड़ता हूँ। टाइटन जिनके कॉन्टैक्ट में आए उन सबको क्वाइटली मॉनिटर करो। अगर कोई सस्पिशियस इंटेंट दिखाए डिस्क्रीटली टाइटन को अलर्ट कर देना। लिस्ट में नेक्स्ट टास्क था स्टील मिल ढूंढना। रीजन सिंपल था, मुझे एक स्पेसिफिक अलॉय स्मेल्ट करना था। टियर 3 हाइपर अलॉय, एक ऐसा मेटल जो फ्यूचर में वॉरशिप्स और स्पेसक्राफ्ट बिल्ड करने का एसेंशियल मटेरियल बनेगा। मेरे सील्ड इंडस्ट्रियल बेस को स्पेसिफिकली इसी अलॉय की जरूरत थी। इसी से मैं फुल्ली ऑटोमेटेड स्मार्ट मशीन टूल्स और कंप्लीटली इंटेलिजेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकता था। यही पूरा प्रोजेक्ट का मेन पॉइंट था। ये बेस कंटिन्यूअसली ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करेगा जो इस एरा को कंप्लीटली सरपास करेगी, और अगर मेरे पास ये स्पेशल मेटल नहीं हुआ तो बाकी सब मीनिंगलेस था। 2 हफ्ते बाद सील्ड इंडस्ट्रियल बेस फाइनली कंप्लीट हो जाता है। वर्कर्स रूफटॉप का लास्ट सेक्शन फिनिश कर रहे होते हैं। मैं प्रेस्टन को बोलता हूं कि लोकल स्टील मिल से एक्विजिशन टॉक्स ओपन करे। अगले दिन प्रेस्टन मेरी तरफ से अग्रीमेंट साइन कर देता है। छोटा स्टील मिल ऑफिशियली रीनेम हो जाता है टाइटन स्टील। फिर मटेरियल्स फर्नेस में जाते हैं और मैं पर्सनली फ्लोर पर उतरता हूँ। टियर 3 हाइपर अलॉय फॉर्मूला फॉलो करते हुए मैं हर मटेरियल स्क्रीन करता हूँ और हर रेशियो को प्रिसीजन के साथ कैलिब्रेट करता हूँ। 3rd डे पर मोल्टन स्टील का फाइनल बैच बाहर निकलता है। फेज 1 कंप्लीट। मैं वेट ही नहीं कर पा रहा था अपनी रिक्वायर्ड मशीनरी बिल्ड करने की। जैसे ही मशीन टूल्स और इनर्शियल एआई रोबोट्स ऑनलाइन आएंगे उसके बाद सब कुछ इनफाइनाइटली ईजियर हो जाएगा। 1 घंटे बाद तियान होंग सील्ड इंडस्ट्रियल बेस के अंदर ट्रक के बाद ट्रक मोल्टन स्टील लेकर एंटर कर रहे होते हैं। जो मोल्ड्स मैंने पहले से प्रिपेयर किए थे वो बाहर निकाले जाते हैं। पोरिंग स्टार्ट होती है। पोरिंग हैंडल करने वाले ऑर्डिनरी लेबरर्स थे, जबकि मैं कंप्लीटली अलग चीज में बिजी था। स्पेशलाइज्ड कंपाउंड्स फॉर्मुलेट करना और सुपर कंडक्टिंग ईएम गन बिल्ड करना। ये सुपर कंडक्टिंग ईएम गन कोई वेपन नहीं थी, ये एक्चुअली टियर 3 हाइपर अलॉय के अंदर प्रोग्रामिंग करने का एक टूल। ये एक स्टेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फायर करता था जो अलॉय के अंदर स्पेसिफिक मेटालिक प्रॉपर्टीज एक्टिवेट करता था। एक बार एक्टिवेट होने के बाद अलॉय सिर्फ मेटल नहीं रहे, वो एक फिक्स्ड ट्रांसमीटर बन जाता जो एनर्जी और डेटा दोनों कैरी कर सकता। ये स्टेप क्रिटिकल। इस मटेरियल की सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी यही थी। 2 दिन पास हो जाते हैं। स्पेशल अलॉय का 99% कंज्यूम हो चुका होता है। पूरा सील्ड इंडस्ट्रियल बेस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं अकेला एम्प्टी फैसिलिटी के सेंटर में खड़ा होता। बोबा स्टार्टेड। इंस्टेंटली लाइट स्नैप ऑन हो जाता। हर मशीन टूल, हर इंस्ट्रूमेंट, हंड्रेड्स रोबोटिक आर्म्स सब एक सॉफ्ट आइस ब्लू ग्लो में लाइट अप होने लगते हैं। सेल्फ डायग्नोस्टिक रनिंग कंप्लीट। इंडस्ट्रियल सेंटर स्टेलर एंट्री स्टैंडर्ड मीट करता है। मैं क्वाइटली एक्सहेल करता हूँ। स्टेलर स्टैंडर्ड का मतलब था कि ये फैसिलिटी स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने की फाउंडेशनल कैपेबिलिटी रखती है। ऑटो रन मोड, मटेरियल स्क्रीन करो, 30 इनर्शियल एआई रोबोट प्रोड्यूस करो, स्टेलर T1 एक्सोसूट्स क्रिएट करो और स्टेलर C क्लास पावर कोर्स और स्मार्ट एनर्जी राइफल्स का बैच रेडी कर। मैं डायरेक्टली ऑर्डर्स देता हूँ। बोबा इंस्टेंटली कमांड्स प्रोसेस करती है और सारे टास्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। पूरा सील्ड बेस जिंदा होता है। आइस ब्लू लाइट्स पल्स करने लगती है जब साईफाई मूवीज जैसी रोबोटिक आर्म्स मटेरियल्स पिक करके मशीन टूल्स में फीड करना स्टार्ट करती है। मशीन टूल्स इनसेन स्पीड पर सब कुछ कट और शेप करते। फुल्ली इंटेलिजेंट, फुल्ली ऑटोमेटेड। मुझे एक चीज को टच नहीं करना पड़ रहा। जैसे जैसे मेटल कंज्यूम होता है मेरे सामने धीरे धीरे एक ह्यूमनॉइड मेटल फ्रेम शेप लेना स्टार्ट कर देता है। फिर सेकेंडरी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, चिप्स, वायरिंग, हत्ता की सिंथेटिक स्किन तक। सिर्फ 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम में मेरे सामने एक ऐसा रोबोट खड़ा होता है जो एक रियल ह्यूमन से बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल लग रहा था। उसकी आंखों में ब्लू लाइट फ्लिकर करती है, वो एक्टिवेट हो जाता है, आइस का ग्लो फेड होता है और पूरा बेस फुल प्रोडक्शन मोड में सर्च कर उठता है। हर मशीन एक शार्प इंटेंसिटी के साथ हम करने लगती है। आधे घंटे बाद क्योंकि प्रिलिमिनरी मटेरियल्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, बाकी के 29 रोबोट भी लाइन से रोल आउट हो जाते हैं। बोबा हर रोबोट की चिप में इनर्शियल एआई पुश करती है और इनडायरेक्टली उन सब का कंट्रोल ले लेती है, खुद लीड रोल अज्यूम करते हुए। मैंने जो भी ऑर्डर दिया था उसकी मास प्रोडक्शन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। अगली सुबह मैं सील्ड बेस के अंदर रिजल्ट्स इंस्पेक्ट करता हूँ। स्टोरेज बे फुल था। साईफाई स्टाइल राइफल्स की रोज क्रेट्स में पैक थी। टोटल मिलाकर 1000 से भी ज्यादा, और उनके अलावा कई बड़े क्रेट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गियर से स्टैक्ड थे। यंग मास्टर चेन, हम
पहुंच गए। टोटल 33 लोग, कंट्री के सबसे एलीट टूम डाइवर्स। टाइटन की आवाज बेस में एको करती है। बोबा ऑलरेडी कॉल कनेक्ट कर चुकी होती है। एक रोबोट तुम्हें टेस्टिंग रेंज तक एस्कॉर्ट करेगा। अंडरस्टूड। कॉल कट होती है। मैं कैजुअली बोलता हूँ, बोबा रोबोट्स को बोलो 33 स्टेलर कोर कॉम्बैट किट्स रेंज पर ले जाए। सील्ड बेस के बाहर टेस्टिंग रेंज थी, ओपन और खाली, सिर्फ कुछ पुराने इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पड़े हुए थे। जैसे ही मैं रेंज पर पहुंचता हूँ, सब लोग गैदर हो जाते हैं। यंग मास्टर चैन, मैं हल्का सा नॉट करता हूँ। मेरे पीछे 30 लाइफ लाइक इनर्शियल एआई रोबोट्स चल रहे थे और सब उन्हें क्यूरियोसिटी से घूर रहे थे। रोबोट्स ग्राउंड पर इक्विपमेंट लेआउट कर देते हैं। यंग मास्टर चैन, ये सब हमारे लिए प्रिपेयर किया? टाइटन खुद को पूछने से रोक नहीं पाता। बाकी सब इक्वली बैफल्ड लग रहे थे। ये सारा गियर इतना साईफाई लग रहा था कि फेक फील हो रहा था, जैसे बच्चों के टॉयज हो। मैं स्लाइट नॉट देता हूँ और एक स्मार्ट एनर्जी राइफल उठाता हूँ। फिर बैग में हाथ डालकर थंब साइज्ड रेड वेन्ड सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स निकालता हूँ और राइफल में स्लॉट कर देता हूँ। मैं बैरल को एक व्हीकल की तरफ रेस करता हूँ। ट्रिगर पुल करते ही एक ब्लाइंडिंग रेड बीम हवा चीर देती है। स्क्रैप इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट ट्रक वायलेंटली शेक करता है। जब लाइट फेड होती है, व्हीकल के बॉडी में एक मैसिव होल होता है, सीधा आर पार, दूसरी साइड क्लियरली विजिबल। ये किस टाइप की टेक्नोलॉजी है? टाइटन रियलिटी को क्वेश्चन करते हुए वहीं जम जाता है। जो समझ नहीं आता उसके बारे में मत पूछो, ये अभी पब्लिक नहीं हो सकता। तुम सब समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? मैं टाइटन की तरफ ग्लांस करता हूँ। समझ गया। टाइटन इमीडिएटली नोट करता है। यंग मास्टर चैन, मेरी गारंटी है, अगर किसी ने भी इस गियर के बारे में कोई गलत आइडिया सोचा, मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा। मैं हेड शेक करता हूँ और सब लोगों की तरफ देखता हूँ। नहीं, सिर्फ एक नहीं, ये बात तुम सब पर अप्लाई होती है। क्राउड इंस्टेंटली कोल्ड हो जाता है। और भी है। मैं स्टोरेज पैक खोलता हूँ और फोल्डेड स्टेलर T1 एक्सोसूट बाहर निकालता हूँ। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो तुम मूवीज में देखते हो। इसे पहनो और बिना एफर्ट के कई टन वेट उठा सकते हो। स्पेशलाइज्ड हेलमेट भी इंक्लूडेड है। फुल पावर पर एक हफ्ते तक रन करे तब भी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। चाहे डीप सी में जाओ या ऑर्बिट में, ये किट तुम्हें जिंदा रखेगी। टाइटन और उसके आसपास के लोग ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ स्टेयर करते रहते हैं। यंग मास्टर चैन, हम सिर्फ एक टूम डाइव करने जा रहे हैं। टाइटन खुद को रोक नहीं पाता। मैं सीधा उसकी तरफ देखता हूँ। ये नॉर्मल टूम नहीं है जिसमें तुम पहले गए हो। जो लोग वहाँ बरीड है, वो हिस्ट्री के वेट के नीचे एक्चुअल सीक्रेट से सेपरेटेड है। ये टूम 5000 साल पुराना है और उसके अंदर ट्रूथ बरीड है। ये गियर सिर्फ तुम्हें वहाँ मरने से बचाएगा। क्या? टाइटन जेन्युइनली हॉरिफाइड हो जाता है। यंग मास्टर चैन, आपको रियल सीक्रेट का एग्जैक्ट लोकेशन पता है? ये पॉसिबल कैसे है? हमारी फैमिलीज जनरेशन से डिग कर रही है और अब तक कोई लीड नहीं मिला। आपको एग्जैक्ट प्लेस कैसे पता? ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखो कि ये इक्विपमेंट अर्थ पर कहीं भी तुम्हें अलाइव रखेगा, वही इनफ है। मैं मार्कस की तरफ मुड़ता हूँ। मार्कस, गियर पहनो और सबको डेमो दिखाओ। मार्कस नोट करता है, एक्टिवेशन बटन प्रेस करता है और रोबोटिक आर्म्स रैपिडली एक्सपैंड होकर उसके बॉडी पर टाइटली रैप होने लगते हैं। ट्रांसपेरेंट हेलमेट के अंदर ब्लू लाइट पल्स करती है। डेटा लाइंस वाइजर पर स्ट्रीम करने लगती हैं, जो सिर्फ मार्कस देख सकता था। स्टेलर T1 एक्सोसूट फुली एक्टिवेटेड। मार्कस हेलमेट के अंदर ऑ में सांस छोड़ता है। जैसे ही सूट फुली डिप्लॉय होता है, मैकेनिकल आर्म्स उसके बॉडी पर इमर्ज होने लगते हैं और उसे आर्मर की तरह कंप्लीटली सील कर देते हैं। जैसे ही मैं देखता हूँ मार्कस फुली सूटेड है, मैं कैजुअली एक स्मार्ट एनर्जी राइफल उठाता हूँ और सीधा उस पर एम कर देता हूँ। एनर्जी सिग्नेचर डिटेक्टेड, इवेसिव एक्शन रेकमेंडेड। मार्कस कंफ्यूज हो जाता है, मतलब वो मुड़ने लगता है और तब उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। उसका फेस इंस्टेंटली ड्रॉप हो जाता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी फायर कर दिया था। सिर्फ मार्कस ही पेल नहीं पड़ता, सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। सबने अभी देखा था ये राइफल क्या कर सकती है। अगर शॉट डायरेक्टली मार्कस को लगा, क्या वो सर्वाइव करेगा? रेड बीम हवा में टीयर करती है। मार्कस फीट से लिफ्ट होकर 7-8 मीटर दूर जाके क्रैश होता है। जैसे ही वो लैंड करता है, एक्सोसूट की रोबोटिक आर्म्स ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट अब्सॉर्ब कर लेती हैं और उसे स्टेबल ग्राउंड पर सेट कर देती हैं। मार्कस तुरंत अपने चेस्ट की तरफ देखता है जहां ब्लास्ट हिट हुआ था। मेटल प्लेट हल्की सी रेड थी, लेकिन उसे कुछ फील ही नहीं हुआ, एक स्क्रैच तक नहीं। सब लोग फिर एक बार शेकन हो जाते हैं। मैं राइफल साइड में फेंकता हूँ और टाइटन की तरफ मुड़ता हूँ। ये एक्सोसूट कोई फुल कॉम्बैट मैक नहीं है, लेकिन तुम्हें जिंदा रखेगा, एटलीस्ट अभी के लिए। न्यूक्लियर स्ट्राइक के अलावा ये आर्मर सब कुछ टैंक कर लेगा। 50 कैल स्नाइपर राउंड भी मार्क नहीं छोड़ेगा। माय गॉड, टाइटन धीरे से मर्मर करता है। उसका फेस पेल पड़ चुका था। इतना पावरफुल गियर, मतलब मिशन जेन्युइनली एक्सट्रीमली डेंजरस है। मैं बैठ जाता हूँ और लेग्स क्रॉस करता हूँ। तुम लोग कैपिडोशिया जा रहे हो, टर्की का हार्ट। कैपिडोशिया अर्थ की सबसे मून लाइक जगहों में से एक है। वहाँ लोग डायरेक्टली रॉक्स में कार्व्ड केव्स के अंदर रहते हैं जो डीप अंडरग्राउंड जाती है। बहुत बड़ा एरिया कंप्लीटली अनइनहैबिटेड है। तुम्हारा टारगेट उसी रीजन के सबसे डेजोलेट पार्ट में है। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली हेलमेट्स में ट्रांसमिट किए जाएंगे। वहाँ पहुंचकर हेलमेट्स पहन लेना और रूट फॉलो करना। और एक बात, वहाँ की रॉक्स सॉफ्ट है, डिगिंग इजी होगी, लेकिन टाइम और एफर्ट बचाने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर किया है। मैं एक शोल्डर माउंटेड मोटार लॉन्चर जैसी चीज लेकर आता हूँ। ये डार्क रेजोनेंस कैनन है। मैं खड़ा होता हूँ, उसे शोल्डर पर लिफ्ट करके नियर बाय स्क्रैप ट्रांसपोर्ट ट्रक पर एम करता हूँ। ट्रिगर पुल करते ही कैनन एक टेरिफाइंग पल्स अनलीश करती है। सब लोगों का फोरहेड टाइटन हो जाता है। लाइन ऑफ फायर में ना होते हुए भी शॉकवेव टेरिफाइंग फील होती है। नो वे, मार्कस अचानक चिल्लाता है। सब उसकी तरफ मुड़ते हैं। सिर्फ एक इंस्टेंट में ग्राइमी रस्टेड ट्रांसपोर्ट ट्रक लिटरली अपनी स्किन शेड करता हुआ कोलैप्स होने लगता है। हर लेयर की ग्राइम, हर वोन आउट कंपोनेंट टूट कर नीचे गिरने लगता है। स्टील फ्रेम के अलावा ट्रक का हर पार्ट, प्लास्टिक पैनल्स, वायर्स, हेडलाइट्स, टायर, सब डस्ट बनकर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जब तक कोई चीज स्टील या उसके कंपैरेबल हार्डनेस और डेंसिटी वाले मटेरियल से बनी ना हो, डार्क रेजोनेंस कैनन के हिट से कुछ सर्वाइव नहीं करता। मैं उसे कैजुअली नीचे रख देता हूँ। ये कॉम्बैट के लिए नहीं है, ये डिगिंग के लिए है। सही जगह ढूंढो, कुछ शॉट्स फायर करो
करो और सीधा टूम तक टनल बन जाएगी। वहां प्रेजेंट सब लोग हार्ट स्वॉलो करते हैं। मैं क्लैप करता हूँ। ऑलराइट, ब्रीफिंग खत्म। तुम सब मेरे प्राइवेट जेट से जा रहे हो। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कवर के अंडर मैं पाथ क्लियर करवा दूंगा। 1 घंटा लो और गेयर से फेमिलियर हो जाओ, फिर मूव करेंगे। एसयूवीज का कॉन्वॉय टियान होंग इंडस्ट्रीज से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। एक प्राइवेट जेट बिना आवाज के स्काई में लिफ्ट होता है और टर्की की डायरेक्शन में डिसअपीयर हो जाता है। मैं प्लेन को देखते हुए धीरे से मटर करता हूँ, काश कोई मुझे सैटेलाइट लॉन्च सेंटर सेल कर देता। सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए नहीं, मून तक पहुंचने के लिए। इमोर्टैलिटी सीक्रेट का कनेक्शन कैपेडोसिया जैसी जगह से क्यों है, जो बिल्कुल मून सरफेस जैसी दिखती है? लेटर जनरेशंस में इतने लोग मिथ्स को रियल क्यों समझने लगे? क्यों सबको लगने लगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स एंशिएंट वर्ल्ड में आए थे? क्योंकि इमोर्टैलिटी सीक्रेट का ट्रू कोर अर्थ पर नहीं है, वो मून के फार साइड पर है। ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि ह्यूमैनिटी के लॉस्ट एरा में अनइमेजिनेबल बीइंग्स अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे। उन्होंने इमोर्टैलिटी एलिक्सर रिफाइन किया और इटर्नल लाइफ अचीव कर ली। फिर वो चले गए और ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट हुई। लेकिन अगर इमोर्टैलिटी एलिक्सर सिर्फ मून पर है, तो मैं किसी को कैपेडोसिया क्यों भेज रहा हूँ? क्योंकि कैपेडोसिया में एलिक्सर नहीं है, लेकिन वहाँ वो क्रीचर्स हैं जो उस एलिक्सर को कंज्यूम करके बॉर्न हुए, लिविंग पैरासाइट। हिस्ट्री में जितने भी लोग इमोर्टैलिटी अचीव कर पाए, सब एक्सीडेंटली एक लिविंग पैरासाइट से एनकाउंटर हुए थे। लिविंग पैरासाइट जेलीफिश जैसा दिखता है, लेकिन सॉइल और टूम्स के अंदर लिव करता है। इसके पास ओवरवेलमिंग एब्जॉर्प्शन एबिलिटी होती है। ये अननोन एनर्जी कंज्यूम करता है, लिविंग बीइंग्स की लाइफ फोर्स तक एब्जॉर्ब करता है, और इसकी रीजनरेटिव पावर टेरिफाइंग होती है। बुलेट्स और शेल्स का कोई इफेक्ट नहीं। अगर इसे आधा काट दो तो दोनों पीसेस अलग कंप्लीट लिविंग पैरासाइट्स बन जाते हैं। यही इमोर्टैलिटी का रियल सीक्रेट है। लिविंग पैरासाइट इमोर्टैलिटी एलिक्सर का शैडो है। इसकी एंडलेस रीजनरेशन एबिलिटी को हार्नेस करके और इनफ एनर्जी सप्लाई देकर इसका एनकोडेड जेनेटिक डेटा रिपीटेडली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। उस बायोलॉजिकल मटेरियल को कंबाइन करके इमोर्टैलिटी एलिक्सर क्रिएट होता है, जो जीन मॉडिफिकेशन और जेनेटिक एनहांसमेंट अलाउ करता है। और अगर कभी मून के फार साइड वाले लिविंग पैरासाइट्स मिल गए जो ओपन स्पेस में सर्वाइव करते हैं, तब ट्रू इमोर्टैलिटी एलिक्सर फाइनली क्रिएट किया जा सकेगा। अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट मून मिशंस अलाउड नहीं है। बॉस, ओल्ड माँ का ग्रुप आ गया। तभी लिली अंदर आती है और मुझे इन्फॉर्म करती है। मैं नोट करता हूँ और बोबा की तरफ मुड़ता हूँ। रोबोट्स को बोलो कुछ प्रोडक्ट्स टेस्टिंग रेंज में ले आए। यस मास्टर। बोबा इंस्टेंटली एग्जीक्यूट करती है। लिली कब का सरप्राइज होना छोड़ चुकी थी। न क्वेश्चंस न कमेंट्स। वो क्वाइटली मेरे पीछे चल पड़ती है जब हम सील्ड बेस से बाहर निकलते हैं। ओल्ड माँ और उसका ग्रुप अभी अभी अराइव हुआ होता है। ओल्ड डिंग कार विंडो से लीन करके एग्जैजरेटेड वेव करता है। मैं हल्का ट्विच करता हूँ और सीधा टेस्टिंग रेंज की तरफ चल देता हूँ। सब लोग कार से निकलकर फॉलो करते हैं। तो बड़ा सरप्राइज कहाँ है? ओल्ड माँ पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ स्क्रैप ट्रांसपोर्ट ट्रक्स की रो की तरफ पॉइंट करता है। बस ये पुराने जंकर्स, रुको, आ रहा है। मैं बैरली सेंटेंस फिनिश करता हूँ कि रोबोट्स ऑलरेडी क्रेट्स हॉल करके रेंज में ले आ रहे होते हैं और हेवी प्लास्टिक लिड्स क्रैक ओपन कर देते हैं। बिजनेस मोगल्स कंटेंट्स देखते ही ब्रॉस फरो कर लेते हैं। यंग माँ सबसे पहले बोलता है, हमें लॉ फॉलो करना पड़ता है। प्रॉपर ऑथराइजेशन के बिना आप ऐसे इक्विपमेंट हैंडल नहीं कर सकते। सब अग्रीमेंट में नोट करते हैं। मैं हेल्पलेस लाफ निकालता हूँ। फाइन, नया नाम, आज से इसे मैजिक वॉन्ड बोलते हैं। सब जोर से हंस पड़ते हैं। लेकिन जो कंप्लीट होने से पहले ही मैं एक एनर्जी डिवाइस उठाता हूँ, डिस्टेंट ट्रक पर एम करता हूँ और फायर कर देता हूँ। 4 रेड बीम्स एक्सप्लोड होती हैं। ट्रक इंस्टेंटली सियर हो जाता है। पूरा सरफेस हीट से ग्लो करने लगता है। हर मुंह तुरंत बंद हो जाता है। जो भी बोलने वाले थे सब चुप। लगता है सच में मैजिक वॉन्ड है। मोगल्स तुरंत आगे बढ़ते हैं और एक एक डिवाइस पकड़कर खुद ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। एक के बाद एक स्क्रैप ट्रक्स ऑब्लिटरेट होने लगते हैं। सब कंप्लीटली ब्लोन अवे थे। ओल्ड डिंग डिवाइस को हाथ में घुमाते हुए ग्रिन करता है। अगर ये चीज है तो हमारा सुपर बैटरी प्रोजेक्ट सडनली इतना अर्जेंट नहीं लगता। सब नोइंगली स्माइल करते हैं। ओल्ड माँ मेरी तरफ देखता है। ये किसी टाइप की लेजर टेक्नोलॉजी है, राइट? मैं नोट करता हूँ और पावर मॉड्यूल निकालकर दिखाता हूँ। ये एक टाइप का एनर्जी वेपन है। लेजर सिर्फ इसका एक्सप्रेशन मेथड है। रियल कोर ये पावर कोर है। छोटा लग रहा है लेकिन एक कार को पावर दे सकता है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करो तो हाई स्पीड रेल लाइन भी रन कर देगा। यंग माँ क्यूरियोसिटी से पूछता है कि लाइट एनर्जी कैसे काम करती है। मैं एक्सप्लेनेशन सिंपल रखता हूँ। डिवाइस का स्मार्ट सिस्टम और रिफ्रैक्शन एरे एनर्जी को फोकस्ड बीम में कन्वर्ट करता है। मल्टीपल रिफ्रैक्शन स्टैक होके पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज करते हैं। लेकिन सबका हर्ट हमेशा पावर कोर ही होता है। कोर खुद को रोक नहीं पाता। यही है क्या जो तुम सुपर बैटरी बोलते हो? मैं हेड शेक करता हूँ। नहीं, ये प्राइवेट R&D प्रोडक्ट है, मार्केट में नहीं जाएगा। सुपर बैटरी और पावर कोर कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है। ओल्ड लेले जेन्युइनली बैफल्ड लगता है। ये स्टैंडर्ड बैटरी से हर एंगल में सुपीरियर है। इसको एक्चुअली पावर क्या कर रहा है? मैं हाफ जोकिंग टोन में बोलता हूँ। स्टेबल मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर फ्यूजन कोर, बस प्रिटी शेल में रैप किया हुआ। बिलीव करते हो? सब एक साथ हेड शेक कर देते हैं। ओल्ड डिंग लाफ करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन कोई रोड साइड चीज नहीं जो कैजुअली क्रैक कर ली जाए। अगर तुमने एक्चुअली वो सॉल्व कर लिया होता तो सीधा एनर्जी इंडस्ट्री डोमिनेट कर देते। करना तो चाहता हूँ, मैं कैजुअली रिप्लाई करता हूँ, बस कुछ छोटी प्रॉब्लम्स है। एनीवे, और बेटर चीज दिखाता हूँ। मैं सबको रिमेनिंग क्रेट्स की तरफ ले जाता हूँ। डार्क रेजोनेंस कैनन, एक्सोसूट, एक के बाद एक सब बाहर आता है। ओल्ड लेले एक्सोसूट पहन लेता है और उसकी रॉ पावर फील करते हुए एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता। ये अनबिलीवेबल है। मेरी मोबिलिटी स्काई रॉकेट कर गई। मैं फन शॉर्टकट कर देता हूँ। लेट हो रहा है, मस्ती इनफ हो गई, पैकअप करो। एक और गिफ्ट है जो काफी टाइम से तुम सबके माइंड में चल रहा था। सब डिटेल्स के लिए प्रेस करने लगते हैं। मैं क्रेट के बॉटम से एक छोटा प्लास्टिक केस निकालता हूँ। अंदर ऑलमोस्ट 30 न्यूरल
AR ग्लासेस पड़े होते हैं। मैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और फीचर्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। 5 कोर फंक्शंस। फर्स्ट, वॉइस क्वेरी। किसी भी चीज को देखो और पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली अपीयर हो जाएगी। प्राइवेट डेटा ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा। सेकंड, वॉइस रिकॉर्डिंग, लाइव वीडियो कैप्चर सपोर्ट। थर्ड, रियल टाइम ट्रांसलेशन, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज ऑटोमेटिकली मैंडरिन में कन्वर्ट हो जाएगी। फोर्थ, स्मार्ट असिस्ट, डिफरेंट सिचुएशंस में इंटेलिजेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। बेसिकली स्यूडो AI समझ लो। फिफ्थ, मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाता क्योंकि सब ऑलरेडी अमेज्ड हो चुके थे। वहीं खड़े खड़े ग्लासेस टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। साइड में खड़ी लिली उन सबको देख रही होती है। उसकी आंखों में क्लियरली होप चमक रही थी। मैं कुछ एक्स्ट्रा पेयर्स उठाता हूँ और लिली को बोलता हूँ कि विक्टर, प्रेस्टन और बाकी सबको दे दे। वो इंस्टेंटली खुश हो जाती है और तुरंत अग्री करती है। ग्लासेस ट्राई करने के बाद सबका पहला सवाल सेम था, ये सेल पर कब आ रहे हैं? मैं सीधा आंसर देता हूँ, पब्लिक रिलीज नहीं होगा, लेकिन हर पर्सन एक एक्स्ट्रा पेयर घर ले जा सकता है। सब ओवरजॉयड हो जाते हैं, मुझे थैंक करते हुए जोक करने लगते हैं कि अब ये हर टॉप बिजनेस मोगल का सिग्नेचर एक्सेसरी बन जाएगा। सब लोग हंसते रहते हैं और मैं रोबोट्स को सब इक्विपमेंट पैक करने का ऑर्डर देता हूँ। फिर हम सब टियानओंग ऑफिसेज वापस लौट आते हैं। दिसंबर आ चुका, टेम्परेचर शार्पली ड्रॉप हो गया था। हीटिंग सिस्टम ऑन होते ही रूम इंस्टेंटली वार्म हो जाता है। ऑलराइट, अब बिजनेस की बात। मैं फाइल्स का बड़ा स्टैक टेबल पर रख देता हूँ। ये सुपर बैटरी की कंप्लीट टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है, ध्यान से पढ़ लो, फिर इन्वेस्टमेंट डिस्कस करेंगे। रूम का मूड तुरंत शिफ्ट हो जाता है। स्माइल्स डिसअपीयर, सब सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ डॉक्यूमेंट्स रीड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे पेजेस आगे बढ़ते हैं उनके फेसेस पर शॉक और डीपन होता जाता है। ओल्ड ले, जो ईयर्स से बैटरी इंडस्ट्री में था, सबसे पहले ब्रेक करता है। तुम श्योर हो ये डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट है? ये सिल्वर फॉयल सेपरेशन मेथड अलोन ग्राफीन प्रोडक्शन के लिए कंप्लीटली न्यू पाथवे ओपन कर देता है। बाकी सब कंफ्यूज लगते हैं तो ओल्ड ले कामली एक्सप्लेन करता है, ग्राफीन के रॉ मटेरियल्स एवरीवेयर अवेलेबल है। प्रॉब्लम फैब्रिकेशन मेथड्स थी। ट्रेडिशनल अप्रोचेस या तो एक्सपेंसिव है या हाईली पॉल्यूटिंग या इनकंसिस्टेंट क्वालिटी देती है। इसी वजह से ग्राफीन कभी मेन स्ट्रीम नहीं गया। लेकिन ये सोनिक वेव फैब्रिकेशन मेथड इंटेलिजेंटली, एफिशिएंटली और जीरो पॉल्यूशन के साथ ग्राफीन प्रोड्यूस करता है। ये प्रैक्टिकली एल्केमी है। सब लोग शार्प ब्रेथ लेते हैं। ओल्ड माँ तुरंत पूछता है, ग्राफीन बैटरीज पेटेंट इश्यूज में फंसेगी? ओल्ड ले डॉक्यूमेंट्स फ्लिप करता है। सुपर बैटरी का कोर मटेरियल सेकंड जनरेशन मॉडिफाइड ग्राफीन, स्पेसिफिकली एनर्जी स्टोरेज के लिए ऑप्टिमाइज्ड, जीरो पेटेंट कॉन्फ्लिक्ट। ओल्ड माँ टेक्निकल डिस्कशन कट कर देता है, डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। ओल्ड ले ओवरऑल वैल्यू प्राइसलेस। ओल्ड ले बिना हेजिटेट किए बोलता है, सिर्फ ग्राफीन टेक्नोलॉजी ही इनफ है मैसिव प्रॉफिट्स के लिए, और फाइनल बैटरी प्रोडक्ट इजिली हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की कंपनी क्रिएट करेगा। रूम साइलेंट हो जाता है। कोल सबसे पहले बोलता है, पर्सनली 10 बिलियन, शिनलैंग ग्रुप 40 बिलियन। ओल्ड ले इंस्टेंटली फॉलो करता है, 10 बिलियन पर्सनल। घूमी कॉर्प 40 बिलियन। ओल्ड डिंग भी जंप इन करता है। यंग माँ कामली बोलता है, पेंगुइन टेक 80 बिलियन, पर्सनल 20 बिलियन। ओल्ड माँ भी इमीडिएटली अपना शेयर लॉक कर देता है। ओल्ड डिंग नंबर्स कैलकुलेट करते हुए कुछ अंडर हिज ब्रेथ मटर करता है। मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूं, टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से वैल्यूड एट 200 बिलियन, तुम्हारे 350 बिलियन स्टार्टअप कैपिटल के साथ टोटल कैपिटल 550 बिलियन, इक्विटी अकॉर्डिंगली डिवाइड होगी। सब एक साथ हेड शेक कर देते हैं। ओल्ड माँ स्माइल करता है, ये फ्यूचर $1 ट्रिलियन कंपनी है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी की वैल्यू इससे बहुत ज्यादा है, हम इतना एडवांटेज नहीं ले सकते। यंग माँ भी अग्री करता है, हम लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, शॉर्ट साइटेड नहीं बन सकते। मैं फाइनली उन्हें वैल्यूएशन डिसाइड करने देता हूँ। ओल्ड माँ डायरेक्टली 1 ट्रिलियन प्रपोज करता है। मैं फर्मली 800 बिलियन पर स्टिक करता हूँ। 56.25% इक्विटी खुद के पास रखते हो। छोटी डिस्कशन के बाद सब अग्री कर जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इमीडिएटली डिवाइड हो जाती है। यंग माँ ऑफिशियल लिएजॉन वर्क हैंडल करेगा। ओल्ड माँ अर्ली कैपिटल फ्रंट करेगा। कोल पब्लिक नैरेटिव लीड करेगा। ओल्ड डिंग और ओल्ड ले फंड रेजिंग हैंडल करेंगे। सब कुछ लाइटनिंग स्पीड से लॉक हो जाता है। मैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट ड्राफ्ट और प्रिंट करता हूँ। एक एक करके सब साइन कर देते हैं। टियान टेक एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफिशियली बॉर्न हो जाती है। ओल्ड माँ इक्विटी ब्रेकडाउन देखते हुए बोलता है, जिस मोमेंट ये अग्रीमेंट साइन हुआ, चाइना का रिचेस्ट पर्सन चेंज होने वाला है। ओल्ड डिंग रफ कैलकुलेशन करता है, तुम्हारी होल्डिंग्स ऑलरेडी 100 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी और अब टियान टेक एनर्जी ऐड होने के बाद तुम 300 बिलियन क्रॉस कर चुके हो सिर्फ एक महीने में। बिजनेस वर्ल्ड का मिरेकल। मैं हल्की स्माइल देता हूँ। $1 ट्रिलियन की वेल्थ होल्ड करना इजी नहीं होता। सही फाउंडेशन के बिना सब कोलैप्स हो जाएगा। ओल्ड ले फर्मली नोट करता है, जो टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने डिस्कस किया था, अब वो और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। टियान टेक एनर्जी फुल ऑटोमेशन पर चलेगी, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करेगी। सोसाइटी को वापस देने का बेस्ट वे ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है, वही लास्टिंग फाउंडेशन बिल्ड करेगा। सब इंस्टेंटली अग्री करते हैं और उस प्रोजेक्ट को फुल्ली सपोर्ट करने का कमिटमेंट देते हैं। मैं स्माइल करता हूँ। प्रोग्राम को नाम देते हैं। यंग माँ कुछ सेकंड सोचता है, प्रोजेक्ट रिन्यूअल कैसा रहेगा? टेक्नोलॉजी और सोसाइटी दोनों के लिए एक न्यू बिगिनिंग। सबको इमीडिएटली पसंद आ जाता है। प्रोजेक्ट रिन्यूअल ऑफिशियली बॉर्न हो जाता है। मैं सबको डिनर के लिए इन्वाइट करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट मॉर्निंग कंपनी लॉन्च इवेंट अटेंड करें, जहाँ टियान टेक एनर्जी की ऑफिशियल फाउंडिंग अनाउंस की जाएगी। ओल्ड डिंग वरी करता है कि कंपनी अभी फॉर्मली एस्टैब्लिश भी नहीं हुई है। मैं लाफ करता हूँ। एग्जैक्टली इसीलिए अनाउंसमेंट के बाद कंट्री भर के लोकल गवर्नमेंट्स फेवरेबल टर्म्स ऑफर करने रेस लगाएंगे। फ्री लैंड मिलना मुश्किल नहीं होगा। सब लोग खड़े होते हैं और रेस्टोरेंट की तरफ मूव करते हैं। अपने साथ ब्रॉट एज्ड वाइन बॉटल्स निकालते हुए जोक करते हैं, सुना है कल तुमने शॉ फैमिली को स्पेशल वाइन सर्व करके एम्बैरस कर दिया, हम तुम्हारे प्राइवेट कलेक्शन को टच भी नहीं करेंगे। सब जोर से हंस पड़ते हैं। ओल्ड माँ टीजिंग टोन में शॉ फैमिली के साथ मेरी हिस्ट्री पर और पुश करता है। मैं कैजुअली सब डिसमिस कर देता हूँ। तभी डोर पर सॉफ्ट नॉक आती है। लिली क्वाइटली अंदर आती। क्लोई जॉ फ्रॉम शॉ फैमिली आई है, काफी अनसेटल लग रही। रूम इंस्टेंटली नोइंग ग्रिन से फिल हो जाता है। सब मुझे टीज करते हुए बोलते हैं, जाके हैंडल करो। मैं साय करके मान जाता। हम सब नीचे आते हैं। मैं ड्राइवर सीट में बैठता
करता हूँ और क्लोए पैसेंजर सीट ले लेती है। लेदर जैकेट, शार्प क्लीन लुक, हेयर टाइटली टाइड बैक, उसकी प्रेजेंस फियर्स और स्ट्राइकिंग थी। मैं सीधा पूछता हूँ, तुम वापस क्यों आई हो? क्लोए की आईज बिल्कुल अनवेवरिंग थी। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया, लेकिन मेरी फैमिली का जनरेशंस लॉन्ग मिशन अभी भी इनकम्प्लीट है। मैं साय करता हूँ, इमोर्टैलिटी एक घोस्ट है जिसे तुम कभी कैच नहीं कर पाओगी। शाओ फैमिली के पास उस बर्डन को हैंडल करने की पावर नहीं है। ज्यादा पुश किया तो डिजास्टर खुद अट्रैक्ट करोगे। अगर सीक्रेट लीक हुआ तो शाओ फैमिली सर्वाइव नहीं करेगी। क्लोए स्कॉफ करती है, तुम भी इमोर्टैलिटी चेस कर रहे हो, हम सेम है। मैं हेड शेक करता हूँ, हम बिल्कुल सेम नहीं। जब टियांटिक एनर्जी पब्लिक होगी मैं इस कंट्री का रिचेस्ट पर्सन बन जाऊंगा। मैं इमोर्टैलिटी इसलिए नहीं चाहता कि एक पर्सन सर्वाइव करे, मैं जीन मॉडिफिकेशन सबके लिए चाहता हूँ। केयर फॉर द मेनी वही चीज लास्टिंग फाउंडेशन बनाती है। क्लोए कुछ सेकंड्स तक मुझे स्टेयर करती रहती है, फिर स्लोली प्लेन टोन में बोलती है, मैं अपनी फैमिली की तरफ से एक ऑफर लेकर आई हूँ। क्लोई सीधी आंखों में देखते हुए बोलती है, शाओ फैमिली तुम्हें सपोर्ट करना चाहती है। जीन मॉडिफिकेशन रिसर्च के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे हम ढूंढ कर लाएंगे। हम इमोर्टैलिटी सीक्रेट को ओन नहीं करना चाहते, बस उसे विटनेस करना चाहते हैं, ताकि जनरेशन से जो मिशन हमारी फैमिली परस्यू कर रही थी वो कंप्लीट हो सके, और जो उससे मिले उसमें एक छोटा सा शेयर। वो एक सेकंड रुकती है। इसके बदले शाओ फैमिली सब कुछ देने को रेडी है, फुली तुम्हारे साथ अलाइन होने को भी। मैं उसकी बात क्वाइटली सुनता हूँ और कुछ सेकंड्स के लिए जेन्युइनली स्पीचलेस हो जाता हूँ। नजर साइड में ले जाता हूँ, चेस्ट में हल्की ऑकवर्डनेस राइज करती है। मेरा ब्लैक कार्ड वापस दो। तानहाई सुपर कंप्यूटिंग बेस का नाम अब ऑफिशियली ट्रांसेंडेंट टेक ग्रुप हेडक्वार्टर्स हो चुका था। कॉम्प्लेक्स के बैक गार्डन में एक डजन से ज्यादा ग्रिलिंग रैक्स लगाए गए थे। सिक्योरिटी टीम ने 7-8 टेबल्स अरेंज की थी। बास्केट के बाद बास्केट रॉस की वर्स टेबल्स पर आ रहे थे, सब अनकुक्ड, वेजिटेबल्स फ्रेश, मीट स्क्यूअर्स पर अभी भी हल्का रेड विजिबल था। ओल्ड माँ ये सब देखकर कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है और सीधा मेरी तरफ चार्ज करता है, ब्रो तेरी डिग्निटी कहाँ गई? मैं उसकी तरफ देखता हूँ और फुल सिंसियरिटी से बोलता हूँ। ओल्ड माँ वहीं रुक जाता है, एक फिंगर मेरी तरफ और दूसरी ग्रिल्स की तरफ पॉइंट करता हुआ, इतना इरिटेटेड कि वर्ड्स ही नहीं निकलते। फाइनली वो कर्स करता हुआ हंस पड़ता है, मतलब फैंसी रेस्टोरेंट कैंसिल करके बस शो ऑफ करना था। हम इतना दूर आए और तू हमें DIY बारबेक्यू खिला रहा है। तुझे लगता है ये उन बॉटल्स के लायक हैं जो सब साथ लाए हैं? एक की प्राइस 10,000 से ऊपर है। अरे कम ऑन। मैं ग्रिन करता हूँ, खुद का फूड कुक करने जैसा मजा किसी लग्जरी में नहीं। तुम सब बड़े शॉर्ट्स हो, हर लग्जरी ट्राई कर चुके हो, कुछ सिंपल भी अच्छा लगता है। सब मुझे टीज करते हैं, सब फन में, फिर सब ग्रिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। बारबेक्यू 1 घंटे से ज्यादा लाउड और लाइवली चलता रहता है। जब सबका पेट भर जाता है मैं लिली को बोलता हूँ ओल्ड माँ और बाकी सबके रूम्स हेक्सॉक टावर में अरेंज कर दे, जो कंपनी का रेजिडेंशियल बिल्डिंग था। गेस्ट स्वीट्स किसी भी 5 स्टार होटल से ज्यादा रिफाइंड थे। सब एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड लगते हैं। लिली सबको सेटल करने के बाद क्वाइटली मेरे पास आती है। बॉस वो अभी भी ड्रिंक कर रही है। वो क्लोई की तरफ नॉट करती है जो कॉर्नर में अकेले बैठी स्टेडीली बॉटल फिनिश कर रही थी। मैं क्लोई को देखता हूँ और धीरे से सांस छोड़ता हूँ। लिली तुम नाइट ऑफ ले लो, मैं हैंडल करता हूँ। लिली के जाने के बाद क्लोई मुझे आते देख पहले ही कोल्ड फ्लैट टोन में बोल देती है, क्या अब आपके चेंबर्स अटेंड करने का टाइम आ गया? अटेंड व्हाट एग्जैक्टली? मैं आईज रोल करता हूँ, स्ट्रेट बात करता हूँ। इमोर्टैलिटी सीक्रेट का कोर किसी एंशिएंट टूम में नहीं है, मून पर है। घर जाओ और अपने ग्रैंडफादर को बोलो अगर वो सच में मेरे साथ अलाइन होना चाहते हैं तो खुद आए। तुम अभी शाओ फैमिली की तरफ से बोलने की अथॉरिटी नहीं रखती। क्लोई ब्लिंक करती है, फिर कोल्ड लाफ देती है। स्टोरी बनाना है तो बिलीवेबल बनाओ। एंशिएंट लोग मून तक पहुंच गए थे। नैरो थिंकिंग। मैं फ्लैटली बोलता हूँ, जब इमोर्टैलिटी ट्री खुद ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मून ट्रिप इतनी शॉकिंग क्यों? क्लोई टीथ ग्रिट करती है, मैं शाओ फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। कल रात मुझे ऑफिशियली प्राइमरी एयर डिक्लेयर किया गया। मेरा इंटरेस्ट इंस्टेंटली शार्पन हो जाता है। मैं शाओ फैमिली का इंटेंशन तुरंत समझ जाता हूँ। एक ही सेकंड में क्लियर हो जाता है कि उसे बार्गेनिंग चिप की तरह ऑफर किया गया है, मेरा ट्रस्ट और बैकिंग गेन करने के लिए। मैं स्लो नॉट देता हूँ, ठीक है घर जाओ, जाओ फैमिली के ओवरसीज ऑपरेशंस पुल बैक करो। मुझे चाहिए तुम अब्रॉड एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्टैब्लिश करो, जितनी बड़ी हो सके उतनी। मनी इशू नहीं है, क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी फैमिली डिलीवर कर भी सकती है या नहीं। क्लोई की आईज में स्पार्क फ्लैश करता है। वो बिल्कुल ड्रंक नहीं थी, तुरंत स्केल और स्कोप के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट कर देती है। आंसर्स मिलते ही बिना एक और वर्ड बोले उठकर चली जाती है। टाइम फास्ट मूव करता है। अगली सुबह लिली वापस ड्राइव करके आती है। उसके हाथ में एक टेलर्ड सूट होता है। लाइफ में पहली बार मैं प्रॉपर फॉर्मल आउटफिट पहन रहा था। लिली मेरी हेल्प करती है सब कुछ परफेक्टली स्ट्रेटन करने में। ओल्ड माँ और बाकी लोग ऑलरेडी उठकर एक्सरसाइज कर रहे थे। लुक एट लैंस, बिल्कुल क्लीन्ड अप। ओल्ड ले ग्रिन करते हुए चिल्लाता है। मैं आईज रोल करता हूँ और इग्नोर कर देता हूँ। बॉस सारी मीडिया नोटिफाइड है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे स्टार्ट होगी, ये आपका स्क्रिप्ट। लिली मुझे कार्ड देती है। मैं नीचे देखकर हंस पड़ता हूँ। एवरी ओवरनाइट सक्सेस इज बिल्ट ऑन ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन। ये किसने लिखा? मैं खुद ऑलमोस्ट मान गया। मुझे नोटिस ही नहीं होता कि लिली का एक्सप्रेशन डार्क हो चुका है। वो अपनी फिस्ट टाइटली ग्रिप कर रही होती है। सुबह 10 बजे हेक्सॉक टावर में अनइमेजिनेबल क्राउड होता है। एचजे के हर सेक्टर से लोग आ चुके थे। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मीडिया बिल्डिंग फ्लड कर देते हैं। नेशनल टीवी और मेजर फॉरेन आउटलेट्स लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। 1000 से ज्यादा लोग लार्जेस्ट स्मार्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में पैक्ड थे। विक्टर एमसी के रूप में स्टेज पर आता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है और मुझे इनवाइट करता है। थंडरस अपलॉज हॉल में गूंज उठता है। मैं माइक लेकर पोडियम पर चढ़ जाता हूँ। मेरे पीछे मैसिव डिस्प्ले इंस्टेंटली लाइट अप हो जाता है। टेक्नोलॉजी चेंजेस लाइव्स। फिर रील स्टार्ट होती है। सिर्फ 2 महीने का राइस। सेकेंड वर्ल्ड से तियानहोंग इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज तक, चैन स्टील तक, और एंड होता है मेरे और ओल्ड माँ के एग्रीमेंट साइन करने के फुटेज पर। क्राउड एक्साइटमेंट से बस करने लगता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम। मैं स्माइल करता हूँ और स्क्रीन को मैजिक वर्ल्ड फुटेज और लाइव डेटा पर स्विच करने का जेस्चर देता हूँ। ये है मैजिक वर्ल्ड। 1 महीना और आधा पहले ये एक ब्राउजर गेम था जो मुश्किल से 1000 प्लेयर्स होल्ड करता था। आज ये अर्थ का मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन गेम है। साइमल्टेनियस प्लेयर्स 10 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। रजिस्टर्ड प्लेयर्स 30 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डेडिकेटेड प्रैक्टिशनर्स इमर्ज हो चुके हैं। एक यूनिक इन गेम फाइनेंशियल सिस्टम फॉर्म हो चुका है। मेरा बिलीव है कि ये ह्यूमैनिटी का ट्रू सेकंड वर्ल्ड बनेगा। मैं ब्रीफली तियानहोंग इंडस्ट्रीज, चैन स्टील और बाकी कंपनीज कवर करता हूँ, फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट देता हूँ। इस मोमेंट से ट्रांसेंडेंट टेक ग्रुप ऑफिशियली ऑपरेशनल है। मैं चेयरमैन और CEO सर्व करूंगा। विक्टर लू और प्रेस्टन सन वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे। ग्रुप सेकंड वर्ल्ड, तियानहोंग इंडस्ट्रीज, फ्लेक्स गार्ड सिक्योरिटी, चैन स्टील और चैन माइनिंग का 100% होल्ड करता है और तियानटेक एनर्जी का 56.25%। रजिस्टर्ड कैपिटल 100 बिलियन। टोटल कंसोलिडेटेड एसेट वैल्यूएशन 310 बिलियन। वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते ही फ्लोर एक्सप्लोड कर देता है। रिपोर्टर्स एक दूसरे को पुश करते हुए पोजीशन लेने लगते हैं। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, 2 महीने में 310 बिलियन वैल्यूएशन कैसे पॉसिबल है? ये नंबर रियल कैसे हो सकता है? तभी बैकस्टेज से ओल्ड माँ एंटर करता है। उसके पीछे यंग माँ, ओल्ड लेले, कोल और बाकी सब। वो पोडियम पर स्टेप अप करते हैं। पूरा रूम इंस्टेंटली साइलेंट हो जाता है। सब लोग बैरली ब्रीदिंग उन्हें देख रहे थे। क्लियर था कि कुछ मैसिव आने वाला है। ओल्ड माँ माइक पकड़कर स्माइल करता है। तुम्हें लगता है वैल्यूएशन गलत है? बिल्कुल सही, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि वैल्यूएशन कम है, प्रॉब्लम ये है कि वो ज्यादा है। कल हम 6 लोगों ने एक अग्रीमेंट साइन किया। मैंने और मेरे पार्टनर्स ने टोटल 350 बिलियन पुल किए। उसने 450 बिलियन वैल्यू की टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट की। टोटल 800 बिलियन वैल्यूएशन के साथ टायनटेक एनर्जी ऑफिशियली फॉर्म हुई। ओल्डले आगे बढ़ता है। स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे पास ब्रेक थ्रू एनर्जी टेक्नोलॉजी और मल्टीपल एडवांस्ड मटेरियल फैब्रिकेशन मेथड्स हैं, इंक्लूडिंग ग्राफीन। टायनटेक एनर्जी ग्लोबल एनर्जी इंडस्ट्री को कंप्लीटली रीशेप कर देगी। करंट वैल्यूएशन उसके आसपास भी नहीं। क्राउड कंप्लीटली स्टन रह जाता है। हर तरफ आवाजें उठने लगती हैं। कोई साइड में क्विकली मैथ कैलकुलेट करता है। सिर्फ मेरी टेक्नोलॉजी अलोन 450 बिलियन वैल्यू की थी। बाकी सब ऐड करो तो टोटल नेटवर्थ 600 बिलियन के आसपास पहुंच रही थी। इनफ टू चैलेंज फॉर द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। मैं आगे बढ़ता हूं और साइलेंस का सिग्नल देता हूं। सिंस अब कोई वैल्यूएशन क्वेश्चन नहीं कर रहा, कंटिन्यू करते हैं। आगे जाके ट्रांसेंडेंट टेक की हर सब्सिडियरी इंडिपेंडेंटली पुश करेगी। फ्लेक्स गार्ड सिक्योरिटी रिक्रूटमेंट एक्सपैंड करेगी और ओपन मार्केट में एंटर करेगी। चैन माइनिंग टर्की और बाकी रीजन्स में मिनरल एक्सप्लोरेशन और पार्टनरशिप स्टार्ट करेगा। चैन स्टील एडवांस्ड मेटल्स पर काम डीपन करेगा और तियानहोंग सप्लाई चेन सिक्योर करेगा। सेकंड वर्ल्ड इनॉग्रल टांजा चैंपियनशिप अनाउंस करता है। टॉप 32 कंपेटिटर्स को टियानो ओशन गाला में इनवाइट किया जाएगा और तियानहोंग इंडस्ट्रीज वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी को रियलिटी बनाने के लिए ऑल इन जाएगी। वर्चुअल रियलिटी। क्राउड फिर से फीट पर खड़ा हो जाता है। मैं स्माइल करता हूँ और पीछे जेस्चर देता हूँ। डिस्प्ले इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मेरे अराउंड मिनिएचर सिटी मटेरियलाइज होती है। बिल्डिंग्स मूव कर रही थी। मेरी जेस्चर्स पर कोलैप्स और शैटर हो रही थी। ये सिर्फ वर्चुअल रियलिटी नहीं, ये वर्चुअल इंटरैक्शन है। होलोग्राफिक इमेजिंग, इमर्सिव VR और वर्चुअल प्रोजेक्शन का कॉम्बिनेशन। कोर में सिर्फ एक चीज है, लाइट। हम लाइट को कैसे कंट्रोल और यूज करते हैं, ये टेक्नोलॉजीज फुल्ली डेवलप्ड है। तियानहोंग इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड ऑर्डर्स एक्सेप्ट करेगा। 3 कंपेनियन प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। होलोग्राफिक डिस्प्ले पैनल, स्मार्ट लाइट फील्ड चिप और एयर टच हैप्टिक सेंसर। टुगेदर ये परफेक्ट होलोग्राफिक एक्सपीरियंस डिलीवर करेंगे। मोबाइल हार्डवेयर बंडल की प्राइस होगी 2333 युआन। सारे फोन मैन्युफैक्चरर्स ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। ओल्ड ले खुद को रोक नहीं पाता। ड्रॉबैक्स, मैं फोन निकालता हूँ। स्टैंडर्ड बैटरी के साथ होलोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्टिव रखो, मे बी 1 घंटा। रूम में इंस्टेंटली फ्राउन स्प्रेड हो जाते हैं। ओल्ड ले क्लियरली वरिड लगता है। मैं स्माइल करता हूँ और हैंड रेस करता हूँ। एक होलोग्राफिक डिस्प्ले हवा में प्रोजेक्ट होती है। ब्रांड न्यू बैटरी का फुल स्पेक मॉडल रोटेट कर रहा था। ये है टायनटेक एनर्जी का फर्स्ट प्रोडक्ट, टायनटेक S1 मोबाइल बैटरी। चार्जिंग रिक्वायर्ड नहीं, फुल होलोग्राफिक प्रोजेक्शन स्मूथली 3 इयर्स तक रन करेगा। हम बैटरी सेल नहीं कर रहे, हम उसके अंदर की एनर्जी सेल कर रहे हैं। बैटरी कॉम्प्लीमेंट्री है। प्राइस 1888 युआन। ग्लोबल प्री ऑर्डर्स ऑफिशियली ओपन। ओल्ड ले विजिबली रिलैक्स करता है और तुरंत एक्सप्लेनेशन ऐड करता है। 1888 युआन में 3 इयर्स होलोग्राफिक प्रोजेक्शन। बैटरी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू अलोन उसकी कॉस्ट से ज्यादा है। रूम फिर एक्सप्लोड कर देता है। रिपोर्टर्स फ्रैंटिकली लिखने लगते हैं। हॉल में हर इंसान समझ चुका था ये टेक्नोलॉजीज मल्टीपल इंडस्ट्रीज को एक साथ रीशेप करने वाली हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ओल्डिंग मुझे थम्स अप देता है। दूसरी तरफ विक्टर मुझे वुंडेड एक्सप्रेशन से देखता है और मेरे पॉकेट से नेकलेस निकालकर पकड़ा देता है। लैंस, विक्टर बोलता है, मैं वापस जा रहा हूँ। जब रीजनल सेटअप्स कंप्लीट हो जाएंगे तब रिकनेक्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप्स डिस्कस करेंगे। फॉलो अप बिजनेस डिस्कशंस के बाद बाकी लोग भी गुड बाय बोलने लगते हैं। ओल्ड ले स्पेशली जाते वक्त रिमाइंड करता है, तियानहोंग के फर्स्ट होलोग्राफिक हार्डवेयर बैच में मेरा रिजर्वेशन मत भूलना। फर्स्ट बैच प्रायोरिटी मुझे। मैं नॉड करता हूँ और सबको लीव करते हुए देखता हूँ। फाइनली मैं अकेला रह जाता हूँ। इतने पावरफुल एलाइज की स्ट्रेंथ पर स्मूथली राइज करते हुए, उन काउंटलेस ऑब्स्टिकल्स से फ्री होकर
जो नॉर्मली मुझे स्लो कर देते, इस पॉइंट पर खड़े होकर मैं फाइनली सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ